हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में चैप्टर नंबर 12। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 तक, वो क्या था? हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का पार्ट था सारा। इवन जो 11 हमारा बायोटेक्नोलॉजी है वो भी बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमारे पास चैप्टर नंबर 12 और 13 में आएगी। ठीक है, तो यहां पर अब बता दें, जैसे ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, किडनी, तो उनको चेक करने के लिए कुछ खास तरह के टेस्ट होते हैं जिससे हमें यह पता लगता है कि वो सही से प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में किडनी है, लिवर है और एक लास्ट में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है करके। ठीक है, तो ये जो किडनी वाला पार्ट है ये थोड़ा सा लंबा है, काफी सारे टेस्ट हैं इसके अंदर। तो करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, एकदम फ्रेश मूड में, चाहे इस लेक्चर को सुबह देख रहे हो, दोपहर देख रहे हो या शाम या रात में देख रहे हो। ठीक है, लेंदी रहेगा थोड़ा सा, चाहो तो ब्रेक करके 2 पार्ट में देखना। ठीक है, पानी वानी लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। स्टार्ट करने जा रहे हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। ओके, तो किडनी फंक्शन टेस्ट, यहां से हमको किसके बारे में पता चलेगा? किडनी के बारे में पता चलेगा। और एक चीज बता दूं बेटा, मैं जिन बच्चों को किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर भूल गए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस, रीनल ट्यूब्यूल्स, हेनलीज लूप, किस तरह किडनी काम करती है, जो कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने सीख रखा है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, वरना क्योंकि उसके कुछ टर्म्स आएंगे तो वो थोड़ा दिक्कत करेंगे। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट क्या कह रहा है? ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैज टू परफॉर्म इट्स बायोकेमिकल फंक्शन। बायोकेमिकल फंक्शन, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते रहते हैं, तो बॉडी में हर जो अपना ऑर्गन है कुछ ना कुछ बायोकेमिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। क्यों करता है? टू कीप द बॉडी इन हेल्दी स्टेट, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी स्टेट में रह सके। सबको पता है अगर वो ऑर्गन काम नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सेल्स ऑफ द ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गन काम तभी सही से करेगा, तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर मौजूद जो सेल्स हैं, वो सेल्स ही तो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, आर इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब एज इट इज, जैसे है वैसे ही बने रहें इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो उनका स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो वैसा का वैसा ही इंटैक्ट रहे, मौजूद रहे, बिगड़े नहीं। ठीक है, एनी एबनॉर्मेलिटी, कोई भी गड़बड़ी होती है इन टिश्यूज में, कॉज्ड बाय एक्सोजीनस और एंडोजीनस फैक्टर। ठीक है, इन टिश्यूज में, सेल्स में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, चाहे वो कारण एक्सोजीनस बाहरी कोई कारण है, कोई केमिकल वगैरह हमने खाया है, या एंडोजीनस बॉडी के अंदर से कोई प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है, एजिंग वगैरह हो रही हो, ठीक है, विल सीरियसली इंपेयर मतलब गड़बड़ कर देगा ऑर्गन फंक्शन, जो ऑर्गन के फंक्शन को, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस, जो बदले में प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिक बातें इंट्रोडक्शन के अंदर। अब बेस्ड ऑन द फंक्शनल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन की फंक्शनल कैपेबिलिटी के ऊपर बेस्ड स्पेसिफिक बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस। बायोकेमिकल, क्योंकि लिविंग थिंग के अंदर हम उस केमिकल को डालते हैं और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो चीज सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो कुछ खास बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हम लोग डेवलप कर चुके हैं लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, टू एसेस देयर फंक्शन, जिससे कि हमें उनका फंक्शन को जांच कर सके, और उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन फंक्शन टेस्ट कहते हैं। सिंपल सी कहानी है। चलिए, तो हम किडनी के जो किडनी फंक्शन टेस्ट में फंक्शन ऑफ किडनी को पहले पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर जो टेस्ट है वो बाद में पढ़ेंगे। अब किडनी के फंक्शन ऑलमोस्ट हमको सारे पता है, बट कुछ खास चीजें नहीं पता है बच्चों को, जो कि ध्यान रखना है, क्योंकि फंक्शन से हमारे पास क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। ये हम पहले के जो मतलब इससे पहले जो लेक्चर था वाटर इलेक्ट्रोलाइट वाला, वहां पे इसको देख चुके हम लोग। किडनी मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अगर पानी कमी हो रही है तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उसको बना के रखता है। और रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को इस प्रकार से मैनेज करता है। ठीक है, सोडियम वगैरह के जो हमने पीछे सीखा था लास्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 10 में, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, तो जो किडनी है वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। किसकी हेल्प से मेंटेन करता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म की हेल्प से। किडनी एक्सक्रीट करती है सोडियम को।
सोडियम ज्यादा होगा तो बाहर निकालेगी ताकि बीपी हमारा कंट्रोल रहे। एक्सक्रीट करती है पोटेशियम को बाहर निकालती है जिससे कि हमारा हार्ट प्रॉपर काम करे, हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसका। एक्सक्रीट ऑन हाइड्रोजन आयन, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, H+ आयन को ज्यादा अगर बढ़ गया बॉडी के अंदर तो बॉडी क्या एसिडिक हो जाती है, तो H+ आयन को भी क्या निकालती है, बाहर निकालती है जिससे कि हमारा मेंटेनेंस ऑफ pH हो सके। फंक्शन आ गया। नाउ फिफ्थ, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो हम लोग खाते हैं कॉलेकैल्सिफेरॉल, जो कि हमारे बोन पे अफेक्ट करता है, उसको एक्टिवेट किडनी करती है। किडनी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, रीनल एंजाइम 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये कन्वर्ट करता है 25 हाइड्रोक्सी कॉलेकैल्सिफेरॉल टू 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलेकैल्सिफेरॉल यानी कि कॉल्सिट्रायोल के अंदर, विच इज हाईली पोटेंट इन प्रोमोटिंग इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जो विटामिन डी था उसको एक्टिव फॉर्म में लेकर के आता है, और हम सबको पता है विटामिन डी का मेन काम क्या होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है। विटामिन डी खुद कुछ नहीं करेगा, हड्डियों को विटामिन डी क्या करवा रहा है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करवा रहा है, इसीलिए ये हड्डियों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, एक्टिवेशन हो गया विटामिन डी का। क्यों एक्टिवेट करता है ये, क्योंकि वहां पर एक एंजाइम पाया जाता है जो इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आता है। फिल्ट्रेशन, पर डे लगभग 180 लीटर, ये हमने पढ़ चुका है, लगभग 180 लीटर पानी क्या करता है, फिल्टर करता है, जिसके साथ सोडियम, क्लोरीन, शुगर वगैरह ये सब चीजें भी फिल्टर होती है, और रीअब्जॉर्ब भी कर लेता है लगभग 178.5 लीटर। 1.5 से 2 ही लीटर यूरिन के फॉर्म में निकलता है, ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है जिससे कि सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड वापस से रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर चला जाता है, और हमारे पास सोडियम क्लोराइड का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एक समान रखना। कैसे रखता है, किडनी आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी में जो पानी है, इलेक्ट्रोलाइट है और एसिड बेस का बैलेंस है, उसको मेंटेन किया हुआ है, होम्योस्टेसिस किया हुआ है किसने, किडनी ने। तीनों, वाटर का हमने ऊपर देखा, इलेक्ट्रोलाइट का भी ऊपर देखा, एसिड बेस का भी हमने ऊपर देखा H+ की हेल्प से। तो एक्चुअल में जो ये 3 पार्ट हैं, दिस एंड सोडियम एंड पोटेशियम और ये दिस हाइड्रोजन आयन, ये 1, 2, 3, 4, इन चारों को हम लोग कह सकते हैं कि किडनी क्या करवा रही है, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस करवा रही है। ठीक है, देन एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। हम सब लोग देख चुके हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होता है। मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है और बहुत सारा वेस्ट क्रिएट होता है। वो वेस्ट ब्लड में जाके छोड़ दिया जाता है और ब्लड से फिल्टर होकर किडनी से बाहर निकलता है। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, जैसे कि यूरिया, क्रिटीन, यूरिक एसिड, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब क्या है, बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सब एलिमिनेटेड होते हैं बॉडी से, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। तो हमारी बॉडी को साफ सुथरा रखती है ये। रिटेंशन ऑफ सब्सटेंस वाइटल टू बॉडी, वाइटल मतलब जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे सब्सटेंस को रिटेंशन मतलब बॉडी के अंदर ही रखेगी। अगर फिल्टर हो भी गया तो उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगी या फिल्टर नहीं होने देगी। द किडनी रीअब्जॉर्ब एंड रिटेन सेवरल सब्सटेंस ऑफ बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड अभी हमने देखा था, या फिल्ट्रेशन भी हो रहा है और रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो ये क्या करती है, वो सारे जो जरूरी तत्व हैं फिल्टर हो जाते हैं, उनको वापस से रीअब्जॉर्ब भी कर लेती है। क्लियर है? ओके, हार्मोनल फंक्शन, देखो बेटा ये कि हार्मोनल फंक्शन, और एक ये अपना होम्योस्टेसिस हो गया, और एक क्या था, कहां गया, ये एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। ये कुछ यूनिक फंक्शन है इसके, ये कुछ इसके क्या है, यूनिक फंक्शन है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका बनेगा एमसीक्यू वगैरह या कुछ खास तरह का क्वेश्चन बनेगा तो वो यहां से बनेगा, और ये इसके यूनिक फंक्शन है जो लोगों को नहीं पता होते हैं, खासकर हार्मोनल वाला बहुत कम पता होता है। फिल्टर कर रहा है, वेस्ट निकाल रहा है, ये सबको पता है, याद भी कर लेते बच्चे। ठीक है, अब हार्मोनल फंक्शन की बात करें तो ये एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी काम करता है। हार्मोन निकालता कौन कौन सा, पहला है एरिथ्रोपोइटिन, जानते हैं इसको अच्छे से हम लोग, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, पेप्टाइड का मतलब पता है ना, प्रोटीन हार्मोन है। स्टिमुलेट हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हमारे जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इन द बोन मैरो। ठीक है, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और इस प्रकार
एरिथ्रोसाइट जो हमारे बोन मैरो बनता है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीफिरॉल या कैल्सीट्रायोल, इट इज ए बायोकेमिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो हमने पीछे देखा था, विच इज फाइनली प्रोड्यूस इन द किडनी, रेगुलेट द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। ठीक है, वो वाला पार्ट भी यहां पे आ जाएगा। हमारे गट में ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। एक और हमारे पास हार्मोन है रेनिन। ठीक है, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है लिबरेटेड बाय किडनी। प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला। स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। रास सिस्टम याद होगा आप लोगों को, हम लोग पढ़े थे, है ना। तो रेनिन क्या करता है, एंजियो सिस्टम 2 को फाइनली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिन 2 के बनने को, है ना। पहले क्या होता है, एंजियोटेंसाइनोजेन होता है, उससे एंजियोटेंसिन 1 बनता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 बनता है। ठीक है, जो बदले में एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है, यानी कि एल्डोस्टेरोन जो होता है एड्रेनल ग्लैंड से उसको निकलवाती है बाहर। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन आर द हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमने देखा था ये सोडियम को किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो ये इसके हार्मोनल फंक्शन हो गए। तो ओवरऑल 11 फंक्शंस हैं यहां पर, और क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किडनी फंक्शन टेस्ट का 3 नंबर में आए तो कम से कम आपको 6 पॉइंट देने हैं, 5 नंबर में आएगा तो कम से कम आपको 10 पॉइंट देने हैं। ठीक है, पेज भरने के चक्कर मत पड़ जाना, पॉइंट डालने हैं। ओके, नाउ अब थोड़ा सा हम लोग यूरिन के फॉर्मेशन का जस्ट एक झलक देखते हैं। ठीक है, इसका एक डायग्राम अच्छा नीचे आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, यूरिन कैसे बनता है इसका ब्रीफ जो है वो डिस्कस कर रखा है एचएपी में। ठीक है, एचएपी के साथ साथ इसको मैंने जो फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था डायूरेटिक, वहां पे भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था ताकि ड्रग्स अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और बेटा अगर भूल गए हो तो एक बार बेसिक जरूर पढ़ लेना इसका। नेफ्रॉन किसे कहते हैं, फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको नेफ्रॉन कहते हैं, हम सबको पता है। ठीक है, देन ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं दोनों किडनी में। इट कंसिस्ट ऑफ अ बोमेन्स कैप्सूल, ये बोमन कैप्सूल आ गया जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, विद ब्लड कैपिलरीज, ये जो ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर गई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमर्यूलर, क्या कहते हैं, ग्लोमर्यूलस कहते हैं। ठीक है, ये ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन, यहां से जो फिल्टर होता है, अगर आप लोगों को प्रोसेस बेटा भूल गए हो तो फिर कह रहा हूं थोड़ा सा समझ लेना, ये पार्ट आने वाला है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, बोमन कैप्सूल है। ठीक है, ये अंदर क्या हमारे पास ग्लोमर्यूलस है, यहीं से फिल्टर होकर के यहां जाता है, यहां से फिल्टर होकर के हमारा जो फिल्ट्रेट है वो यहां आता है, और यहां से फिर ये स्टार्टिंग का पार्ट है जिसको हम पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, फिर ये नीचे आता है अपना लूप ऑफ हेनली है, ऊपर आते हैं, फिर ये हमारे पास डीसीटी, ये लास्ट का जो पार्ट आता है इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, इन्हीं को हम ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं, कई बार क्या बोल देते हैं, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स हैं ये। तो ये सारे टर्म्स हैं जो थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया जिससे कि आप लोग बेटर चीजों को समझ पाएंगे। तो बोमन कैप्सूल होता है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और इन कैपिलरीज को हम लोग ग्लोमर्यूलस कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनली होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी होता है, और लास्ट में कलेक्टिंग ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेना, और थोड़ा सा यूरिन का फिल्ट्रेशन एक बार पढ़ लेना, काम ही आएगा आगे जाकर के। ठीक है, फिर अबाउट 1200 ml ऑफ ब्लड, 1200 ml जो खून है, या हम यूं कह लें 650 ml प्लाज्मा पासेस थ्रू द किडनी एवरी मिनट, पर मिनट इतना प्लाज्मा किडनी से पास होकर निकल जाता है फ्रॉम दिस, और इसमें से निकलने के बाद केवल और केवल 120 से 125 ml ही फिल्टर होता है वो, यानी कि 650 ml से 120 ml बाहर निकाल दो जो कि फिल्टर होके नेफ्रॉन में आ जाता है, ट्यूब्स में, पीसीटी में आ जाता है। ठीक है, पर मिनट बाय द किडनी, एंड दिस रेफर्ड एज ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन रेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि पर मिनट हमारी किडनी कितना फिल्ट्रेट या कितना ब्लड को छान दे रही है। ठीक है, वो ये नहीं कि 1200 ml छान दिया ना, जो छना हुआ है 120 ml छन के आ गया, दैट इज द ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, अगर हम नॉर्मल की बात करें, जो नॉर्मल जीएफआर, इसको बार बार जीएफआर बोलूंगा अब मैं। ठीक है, ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन रेट बोलने में थोड़ा लेंदी है,
तो जीएफआर जो है वो 120 से 25 ml पर मिनट होता है हेल्दी बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो जीएफआर है फॉर्म्ड इन एन एडल्ट इज अबाउट 175 से 180 लीटर पर डे। सॉरी, जीएफआर नहीं, देखो जीएफआर रेट हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट रेट, जो क्षमता है पर डे छन जाता है लगभग 175 से 180 लीटर फिल्टर हो जाता है, ठीक है ना, जिसमें से बाकी सब तो एब्जॉर्ब हो जाता है, केवल लगभग 1.5 लीटर से 2 लीटर जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये बेसिक बातें जो कहीं ना कहीं काम आएंगी अभी आगे, उनको मैंने यहां लिखा हुआ है। और बाकी अगर थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ना चाहें किडनी का तो एचएपी में जाके देख सकते हैं। नाउ रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, इस चीज को भी समझना होगा क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं यहां पे, आगे जो भी चीज पढ़ेंगे उसमें हम लोग अमाउंट देखेंगे, ग्लूकोज का अमाउंट, यूरिक एसिड का अमाउंट कम है कि ज्यादा है, ठीक है। तो एक चीज समझनी होगी, रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, रीनल थ्रेशोल्ड मतलब कितना अमाउंट मैक्सिमम, ठीक है ना, उसके बाद एक्स्ट्रा। क्या कह रहा है, देयर आर सर्टेन सब्सटेंस इन द ब्लड हुज एक्सक्रीशन इन यूरिन इज डिपेंडेंट ऑन देयर कंसंट्रेशन। मतलब कि वो कह रहा है कि एक अमाउंट है, मान लो ब्लड के अंदर कोई चीज है, उसका अमाउंट लेट 10 mg है, ठीक है। 10 mg तक तो वो फिल्टर नहीं करेगा, जैसे 10 mg से ज्यादा हो जाएगा 11, 12 तो 2 mg एक्स्ट्रा फिल्टर कर देगा। बात समझ में आई, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम 10 mg है और 10 mg वो फिल्टर हुआ भी है, मान लो पूरा 12 mg उसने फिल्टर कर दिया तो 10 mg को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगा, केवल एक्स्ट्रा जो 1 और 12 mg था तो 2 mg एक्स्ट्रा था वो फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम कितना रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे वही कह रहा है, देयर आर सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं इन द ब्लड हुज एक्सक्रीशन इन द यूरिन, उसका यूरिन में एक्सक्रीशन डिपेंड करता है कि उनका कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। सच सब्सटेंसेस आर रेफर्ड एज रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि द रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन इन ब्लड और प्लाज्मा बियॉन्ड विच, ब्लड में या प्लाज्मा में उनका कंसंट्रेशन जिसके ऊपर वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। वही वाली बात बताई मैंने, जैसे कि यहां पे रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज 180 mg, 180 mg से जैसे ही ऊपर जाएगा ग्लूकोज वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं 180 के ऊपर है तो आप डायबिटिक हो, 180 के नीचे है तो ग्लूकोज अगर फिल्टर भी हुआ है ना तो किडनी रीअब्सॉर्ब कर लेती है। बात समझ में आ रही है। 180 के ऊपर मान लो 200 हो गया तो जो 20 mg एक्स्ट्रा है ना किडनी उसको फिल्टर करेगी और यूरिन में आएगा वो ग्लूकोज फिर। क्लियर है बात है। तो एक्स्ट्रा तो एक लिमिट है, बाउंड्री है, थ्रेशोल्ड वैल्यू 180 तक रीअब्सॉर्ब है, यूं कह लो 180 के बाद जो भी होगा वो निकालना स्टार्ट कर देगी। दोनों तरीके से समझ सकते हैं। कीटोन बॉडीज का 3 mg पर डेसीलीटर है, कैल्शियम 10 mg है और बाइकार्बोनेट का 30 मिली इक्विवेलेंट है पर लीटर। तो उम्मीद है थ्रेशोल्ड सब्सटेंस समझ में आया होगा। थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कुछ और नहीं है, हमारी बॉडी की चीजें अगर एक लिमिट के बाद बढ़ जाती हैं तो बढ़ी हुई चीज को किडनी निकाल देती है और उस यूरिन के टेस्ट को हम लोग टेस्ट करते हैं, पता चलता है अच्छा ये चीज भी यूरिन में आ रही है, हम बीमारी पकड़ लेते हैं। ठीक है। एट द नॉर्मल कंसंट्रेशन इन द ब्लड दे आर कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब। ध्यान रखेंगे अगर इनका कंसंट्रेशन नॉर्मल है जैसे 180 के नीचे है, 120 140, तो ये पूरी तरीके से रीअब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं। फिल्टर भले हो जाएं लेकिन वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे बाय द किडनी विद रिजल्ट दैट, जिसकी वजह से देयर एक्सक्रीशन इन यूरिन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो यूरिन में उनका ना के बराबर या कोई भी एक्सक्रीशन नहीं होता है। एक टर्म और आता है, द टर्म ट्यूबुलर मैक्सिमम इज यूज्ड टू इंडिकेट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ किडनी। ट्यूबुलर मैक्सिमम ये किडनी की मैक्सिमम कैपेसिटी को दर्शाता है टू एब्सॉर्ब अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है। फॉर इंस्टेंस ट्यूबुलर मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज इज 350 mg पर मिनट। पर मिनट, ठीक है। यानी कि अगर ग्लूकोज ज्यादा फिल्टर हो गया है तो वो पर मिनट 350 mg वापस से रीअब्सॉर्ब कर सकता है। ये चीज अलग है, आप इसको इससे कंपेयर मत करना कि ये ब्लड के अंदर 180 से ऊपर आ गया तो फिल्टर हो जाए रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो क्या कहते हैं ज्यादा ग्लूकोज फिल्टर हो गया है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम कितना एब्सॉर्ब कर सकता है, तो वो 350 mg पर मिनट की रफ्तार से
वापस से रीएब्जॉर्ब कर सकता है, ब्लड में ले लेगा। मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है ना, तो 350 mg पर मिनट, यानी कि अगर ज्यादा ग्लूकोज रिलीज हुआ है तो पर मिनट वो 350 mg मैक्सिमम, बाकी एक्स्ट्रा फिर यूरिन से क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है हमारे पास जो पता होने चाहिए हम लोगों को, जहां से हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये हमारे पास खास टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाती है। नाउ कम टू टेस्ट। ठीक है, कि टेस्ट कौन कौन से हैं, तो टेस्ट कई सारे हैं। सेवरल टेस्ट आर एम्प्लॉयड इन द लेबोरेटरी टू एसेस किडनी। कई सारे टेस्ट एम्प्लॉयड मतलब यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर किडनी को, या रीनल भी बोल देते हैं, किडनी कह लो या रीनल फंक्शन कह लो, एक ही बात है, उनके फंक्शन को चेक करने के लिए। अब इसमें बात समझना, अबाउट 2/3 ऑफ द रीनल टिश्यू मस्ट बी फंक्शनली डैमेज टू शो एनी एबनॉर्मलिटी बाय दीज टेस्ट। होता क्या है, ये थोड़ी दिक्कत आती है, कह रहा है लगभग 2/3 2/3 सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं तभी ये टेस्ट अपने अच्छे से रिजल्ट देते हैं। ठीक है, द किडनी फंक्शन टेस्ट में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कई सारी कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यूरिन का एग्जामिनेशन, टॉयलेट चेक कर लिया कि क्या कलर है, क्या उसके अंदर कंपोजिशन है वगैरह वगैरह। ब्लड सीरम एनालिसिस, ब्लड के अंदर चेक करते हैं यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है। ठीक है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि क्या किडनी इनको प्रॉपर मात्रा में ब्लड से बाहर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है, क्या हमारा ग्लोमेरुलर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिसमें इन्युलिन क्लियरेंस, यूरिया क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, CR-EDTA क्लियरेंस या टेस्ट ऑन ग्लोमेरुलर परमिबिलिटी एक्सेट्रा। कई सारे टेस्ट होते हैं, इसमें हम कुछ देखेंगे। ठीक है, देन ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, जो ट्यूब्स हैं ग्लोमेरुलर के बाद, जो ट्यूब PCT, DCT ये सब है, क्या ये प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कुछ मिसलेनियस होते हैं। तो रूटीन टेस्ट की बात करें तो यही स्टार्टिंग के 3-4 हैं जो रूटीन टेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनको बारी बारी से समझते हैं। टफ नहीं है बट समझना है थोड़ा सा। यूरिन एग्जामिनेशन या यूरिन एनालिसिस। ठीक है, यूरिन एनालिसिस इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ यूरिन। यूरिन को कलेक्ट करवा लेते हैं ये लोग, है ना, आपने देखा होगा जब यूरिन टेस्ट होता है तो डॉक्टर एक डिब्बी देता है, उसमें आप यूरिन को डाल करके चेक करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, 3 तरीके से इसको चेक किया जाता है, फिजिकली, कलर वगैरह, स्मेल वगैरह। ठीक है, देन केमिकली, केमिकल उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, और माइक्रोस्कोपिक, कोई बैक्टीरिया या कुछ और चीज तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या रहेगा, पहला रहेगा यूरिन आउटपुट, कि आप यूरिन कितना निकाल रहे हैं। मतलब नॉर्मल जो यूरिन आउटपुट रहेगा वो 800 से 2000 ml पर डे। इसको देखा जाता है, मतलब 24 आवर का आपका यूरिन कलेक्ट किया जाता है और उसका वॉल्यूम देखा जाता है कि क्या 800 से 2000 के बीच में आपने टोटल यूरिन निकाला है, आपकी बॉडी प्रॉपर फिल्टर कर रही है। अगर नहीं तो कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। अगर ये 100 ml से नीचे है तो एन्यूरिया बीमारी होगी। ठीक है, अगर ये 400 से नीचे है तो ओलिगोयूरिया, और अगर 2000 से ऊपर है तो पॉलीयूरिया, जो जनरली डायबिटीज में होती है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम लोग अलग से सबका कॉमन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हर टेस्ट का अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है कि उससे हमें क्या पता चलता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये रहा उसका कहीं ना कहीं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि कम है तो एन्यूरिया, इस रेंज में है तो ये, और इस रेंज में है तो ये। तो किस कंडीशन में हमारी किडनी है और क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हमें समझ में आता है। ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कुछ और नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस है कि हमें क्या बीमारियों का आइडिया लगता है। एन्यूरिया एंड ओलिगोयूरिया कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशंस लाइक, तो कह रहा है ये दोनों तो कई सारी कंडीशन की वजह से होता है। पॉलीयूरिया जनरली डायबिटीज होती है। तो क्या क्या कंडीशन है, पहला डिमिनिश्ड परफ्यूजन ऑफ किडनी, मतलब किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम जा रहा है ड्यू टू डिमिनिश्ड ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकता है, कई सारे कारण होता है कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया होगा। चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोलाइट में हमने इस चीज को पढ़ा था डिहाइड्रेशन में। ठीक है, तो स्टार्टिंग 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या कारण है इसका। पहला हो गया कि परफ्यूजन, मतलब ब्लड की सप्लाई कम है। रीनल डिजीज लाइक ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ट्यूब की नेक्रोसिस, यानी कि नेक्रोसिस होता है सेल डेथ, वहां पे सेल की डेथ हो गई है। ठीक है, प्री रीनल ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी के अंदर जब ब्लड घुसता है तो उससे पहले ही वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कई बार कोई गांठ सी पड़ जाती है, कोई और चीज होती है। ठीक है, और पॉलीयूरिया, ये आ गया अपना इसका रीजन। पॉलीयूरिया कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस कंडीशन लाइक ग्लूकोयूरिया इन डायबिटीज मेलाइटस, ADH डेफिशिएंसी इन डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है ना, तो इन 2 वजह से हमारे पास पॉलीयूरिया होता है। डायबिटीज सबको पता है, और ADH की डेफिशिएंसी हो जाए तो एंटी डायबिटिक हार्मोन ही नहीं है तो लगातार यूरिन होती ही रहेगी। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्लियर है।
किसी टेस्ट से हमको क्या पता चलता है, दैट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ओके, फिर से फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला हमने यूरिन आउटपुट को देखा, 24 आवर में लगभग कि कितना यूरिन निकल रहा है हमारा, ठीक है। देन यूरिन के कलर को चेक किया जाएगा। नॉर्मल कलर क्या होता है, एम्बर येलो कलर की यूरिन होती है, हमने देखा हल्का सा येलोइश रहता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, हेमेटोयूरिया और हीमोग्लोबिनोयूरिया, अगर डार्क ब्राउन कलर की हो रखी है यूरिन, येलो कलर की नहीं है, तो इसका मतलब हेमेटोयूरिया या हीमोग्लोबिनोयूरिया यानी कि यूरिन में ब्लड आ रहा है। पाइयूरिया, पेल और टर्बिड यूरिन, गंदी गंदी मट वाली टाइप की होगी तो इन्फेक्शन है, तो पाइयूरिया मतलब पस सेल्स आ रहे होंगे। और अगर डार्क येलो कलर है, एकदम डार्क येलो कलर, तो उसका कारण या तो आपको जॉन्डिस है या आपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन खा रखे हैं, खाए होंगे कभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल, तो यूरिन येलो हो जाती है। या आप पानी कम ले रहे हैं, लेस देन 2 लीटर अ डे, ठीक है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मिल गया, कलर से हमको ये सब चीजें पता चलती है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते होंगे जो अगर कभी टेस्ट कराया है तो यूरिन का कलर और वो सब ये लिखी रहती हैं, ठीक है, जनरली। ओके, देन पीएच ऑफ यूरिन की बात करें तो पीएच रहता है वो नॉर्मली 4.5 से 8 रहता है, ठीक है, ये इसकी रेंज रहेगी। ओके, इट इज यूजली एसिडिक रहता है, मतलब पीएच 6 लगभग 7 से थोड़ा नीचे रहता है, एसिडिक रहता है, बट इसकी रेंज यहां से यहां जा सकती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, अगर हाई पीएच है तो इसका मतलब किडनी डेट डू नॉट प्रॉपरली रिमूव एसिड्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। हाई पीएच का मतलब ठीक है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का मतलब होगा किडनी डू नॉट प्रॉपरली रिमूव एसिड्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम से प्रॉपरली एसिड को रिमूव नहीं कर पा रही है H+ आयंस को, जिसकी वजह से इसका एसिडिक बढ़ गया है। ये जैसे कि हमारा एक प्रॉब्लम है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये बीमारी में हो जाता है। किडनी फेलियर के भी संकेत होते हैं ये, स्टमक पंपिंग, ठीक है, गैस्ट्रिक फंक्शन टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द स्टमक। ओके, ठीक है, ये हो सकता है कि क्या गैस्ट्रिक फंक्शन टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द स्टमक, एक पेट को कई बार सफाई करते हैं तो स्टमक की पंपिंग हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो सकता है या वॉमिटिंग हो रही होगी, ठीक है, बात समझ में आ गया। हाई पीएच का मतलब क्या हो गया, ये कंफ्यूज मत कर जाना। हाई पीएच का मतलब मोर देन 7 यानी कि बेसिक हो गई है हमारी यूरिन क्या हो गई है, बेसिक। भाई तभी तो होगा ना, जब खून से जो H+ के आयंस नहीं निकाल पा रही है तभी तो वो उसमें H+ है ही नहीं, तभी तो बेसिक हो गई है, ठीक है। किडनी फेलियर में भी यही काम होता है, H+ नहीं निकाल पा रही है, स्टमक की पंपिंग हो गई है, पेट की सफाई की गई है संक्शन के द्वारा, तो जितना भी एसिड HCl था वो सब निकाल के बाहर हो गया है, तो अगेन हमारी यूरिन क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, ठीक है। हाई पीएच का मतलब बेसिक, वॉमिटिंग हो गई है, वॉमिटिंग हो जाएगा तो पेट का HCl बाहर आ जाएगा, कंफ्यूज मत कर जाना। अब लो पीएच यानी कि लेस देन 7 यानी कि एसिडिक हो गई हमारी यूरिन। अब कैसी हो गई, एसिडिक, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो हम लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म के अंदर, वो वाली प्रॉब्लम अगर हो गई है, डायरिया अगर हो रखा है, ठीक है, तो हो जाएगा। टू मच एसिड इन द बॉडी फ्लूइड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, सच एज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये रिपीट हो गया। और स्टार्वेशन, लंबे समय से आपने खाना नहीं खाया है तो कीटोन्स बढ़ते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो उस केस में भी यूरिन का पीएच हाई हो जाता है। तो इस पीएच से ये सारी चीजें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है इसका। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है, वेरीज फ्रॉम 1.016 से 1.025, ठीक है। तो ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, क्लियर है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और नहीं है, मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल, जो कण होते हैं एक यूरिन के अंदर, हेल्दी यूरिन के अंदर सारे अगर पार्टिकल्स को देख करके जो ग्रेविटी कैलकुलेट की जाती है, एक तरह से सॉल्यूट्स की मात्रा को बताता है, एक हेल्दी का और एक एबनॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो नॉर्मल हेल्दी के केस में ये इतना वैल्यू आनी चाहिए कि इतने कण इसके अंदर होते हैं, तो उसके हिसाब से ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बनेगी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अगर ये वैल्यू हाई है तो कंडीशन हो सकती है क्या, डिहाइड्रेशन, भाई पानी कम है तभी सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है,
ठीक है। डायरिया और वॉमिटिंग, अगेन इसमें पानी कम हो गया है। तो जब जब पानी की कमी होगी तब तब कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या शॉक लगता है, जैसे हीट शॉक वगैरह होता है, अगेन पानी की कमी हो जाती है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या हो गया, इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो गई है। डायबिटीज इंसिपिडस, किडनी डैमेज या किडनी फेलियर और ड्रिंकिंग टू मच फ्लूइड, या आपने बहुत ज्यादा पानी ले लिया है, ठीक है। तो वही वाली कहानी आ गई, ग्रेविटी ज्यादा हो गई मतलब सॉरी लो हो गई मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो गई है, यानी कि पानी बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सारा यहां से इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमको समझ में आता है। क्लियर है। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं, एकदम से याद नहीं होंगी, फिर कह रहा हूं मैं, ठीक है। टेस्ट के अंदर के पार्ट है और उससे हमको क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है, क्या महत्व है उसका, तो ये उसके महत्व है। आपको धीरे धीरे करके पढ़ लो सारा, एक बार में समझ लो, लेकिन याद एकदम से नहीं होगा, याद धीरे धीरे करोगे, मतलब एकदम से सारे याद करोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। नाउ अगर आप डायूरेटिक का यूज कर रहे हैं या वाटर पिल का यूज कर रहे हैं विच कॉज द बॉडी टू रिमूव एक्स्ट्रा सोडियम फ्रॉम द यूरिन, अगर आप डायूरेटिक यूज कर रहे हैं या वाटर पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सोडियम निकल गया है, तो भी इसी का ही पार्ट चल रहा है अभी, सी के बाद डी, तो भी आपकी ग्रेविटी कम हो जाएगी सॉरी, ये आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है। देन ऑस्मोलैलिटी, उम्मीद है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोगों ने इसको समझा था, ऑस्मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी से वर्ड निकाल के बताया था मैंने, ठीक है ना। जो ऑस्मोलैलिटी होती है मतलब कितना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसका, जिसकी वजह से जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑस्मोलैलिटी आ गया। चाहो तो इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, जो हमने वहां डिफाइन किया था वाटर इलेक्ट्रोलाइट वाले में, वहीं पे इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। नॉर्मल अगर हम बात करें जो ऑस्मोलैलिटी होती है, अगर हम एवरेज फ्लूइड इनटेक ले रहे हैं जैसे नॉर्मल लेते हैं, तो ये रेंज जाती है किडनी के अंदर 300 से 900 मिली ऑस्मोल पर केजी। क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है हाई और लो होने पर? अगर ये हायर देन नॉर्मल ज्यादा है तो इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड ऑस्मोलैलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, डज नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है, एडिशन डिजीज कहा जाता है, या इसको टाइप्स ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहा जाएगा। ग्लूकोज यूरिन में बढ़ गया है तो ये वैल्यू हाई हो जाएगी, हार्ट फेलियर को इंडिकेट करेगा, हाई सोडियम लेवल ब्लड में इंडिकेट करेगा, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, डिहाइड्रेशन, तो पानी से अगर इंडिकेट करना चाहते हो तो हम कह सकते हैं कि यहां पर पानी कम हो गया है, ठीक है ना। पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तभी तो ये बढ़ गया है ऑस्मोलैलिटी कंसंट्रेशन, अगेन इसका मतलब यहां इंक्रीज कर रहे हैं एक तरह से। नैरोइंग ऑफ द किडनी आर्टरी, रीनल आर्टरी, जब किडनी की आर्टरी पतली हो गई है ये इंडिकेट करेगा। शॉक, अगेन शॉक में पानी का कम हो जाएगा। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन, जिसे हम SIADH कहते हैं। तो ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर हमको ऑस्मोलैलिटी हाई मिलती है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जो सिग्निफिकेंस है इसके, जैसे हाई हो गया है तो सिग्निफिकेंस ऐसे कई सारे हैं, और आपको अब ये नहीं कि आपने पकड़ लिया कि अरे ये क्या है, इसको कैसे होता है, इसकी डिटेलिंग क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये बेटा कंडीशंस हैं। यहां पर डिटेल में जाने की कोशिश मत करना अभी, क्योंकि हर किसी का अपना डिटेल में जाओगे तो ये ऐसा होता है, फिर उसके मैकेनिज्म में इच्छा करती है, मन करता है, आई नो, बट फिलहाल आपको क्या करना है, कुछ चीजें पकड़नी है। जैसे हाई में जो आपको इजीली याद हो जाए, जैसे ग्लूकोज निकल रहा है, ठीक है, हार्ट फेलियर है, हाई सोडियम लेवल, जो इजीली याद हो जाए उनको आप पहले याद करते हुए चलेंगे। और नो डाउट अगर आपको डिटेल जाना है तो वो अपने लेवल पे आप इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं, बट हमें यहां पर उसको इतना डिटेल नहीं जाना है, हमें केवल सिग्निफिकेंस समझना है कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर है। लोअर देन नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी, अगर ये लोअर है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है डैमेज टू किडनी ट्यूब्यूल सेल्स, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गई है, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस की इंडिकेट करेगा। आप ड्रिंकिंग टू मच फ्लूइड, यानी कि यहां पर इंडिकेशन क्या हो गया, पानी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। किडनी फेलियर को इंडिकेट करेगा। लो सोडियम लेवल, यहां पर क्या था, हाई सोडियम लेवल था, ठीक है। सीवियर किडनी इंफेक्शन, पोलियो नेफ्राइटिस, या इंफेक्शन हो गया किडनी में, ये इस चीज को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि सीधी सी बात है, जब आपने ऑस्मोलैलिटी चेक कराई और उसकी वैल्यू कम या ज्यादा आती है तो डॉक्टर इस तरीके से जज करता है, अच्छा ये सब चीजें। उसके अलावा फिर आपसे और भी कुछ सिम्टम्स पूछता है, उसके हिसाब से भी जज कर लेता है कि अच्छा ये दिक्कत है,
ठीक है, और फिर आपको दवाई देता है। फिर लास्ट में आता है इसी के अंदर ऑर्डर। अगर फाउल स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आती है, तो इसका मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि यूरिन से गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यूरिन का कौन सा पार्ट देखा फिजिकल एग्जामिनेशन में, सॉरी यूरिन के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन देखा, उसका कलर, ठीक है, और उसका स्मेल, ये सब चीजें चेक करी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह ये सब चेक करी। अब हम बात करेंगे यूरिन की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर कोई पर्टिकुलर केमिकल आ रहा है तो क्या क्या उसका रहेगा, क्यों आ रहा है, और सॉरी क्यों नहीं, क्या क्या वजह रहेंगी या कौन से टेस्ट हैं उसके। जैसे अगर ग्लूकोज आ रहा है आपको, तो हम उसको बेनेडिक्ट टेस्ट से पता कर लेंगे। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो नॉट डिटेक्टेड इन हेल्दी पेशेंट, ये सिग्निफिकेंस इसके साथ साथ में हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है इसके साथ साथ में, सिग्निफिकेंस चल रहे हैं। ठीक है ना, ये ब्रैकेट में आपका सिग्निफिकेंस कि भाई हेल्दी पेशेंट में तो जो हेल्दी है उसमें ग्लूकोज नहीं आता है। टेस्ट कौन सा रहेगा, बेनेडिक्ट टेस्ट रहता है। इट मे बी सीन इन डायबिटिक मेलाइटस, प्रेगनेंसी में कई बार देखने को मिल जाता है, रीनल ग्लाइकोसूरिया में देखने को मिलेगा। तो हमको प्रॉब्लम समझ में आती है, अच्छा ग्लूकोज है तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपको प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, तो इसको हीट कोगुलेशन टेस्ट से हम लोग पता करते हैं, यूरिन को हीट कोगुलेशन टेस्ट होता है। प्रोटीन इन यूरिन मे बी एन अर्ली साइन ऑफ किडनी डिजीज, किडनी डिजीज का ये अर्ली साइन होता है कि कोई किडनी की बीमारी है बिफोर यू इवन हैव सिम्टम्स। आपने रूटीन टेस्ट कराया और उसमें प्रोटीन आ रहे थे, तो भले ही आपको कोई सिम्टम्स ना आ रहे हो, लेकिन वो इंडिकेट कर देगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है किडनी में। ठीक है, प्रोटीन्यूरिया यानी कि यूरिन में प्रोटीन का निकलना इज एन अर्ली साइन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, सीकेडी। ब्लड, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो बेंजिडिन टेस्ट से पता चलता है। ब्लड में बी प्रेजेंट आफ्टर रीनल ट्रैक्ट इंजरी और इन्फेक्शन, कोई इंजरी हुई है उस रास्ते में या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो ब्लड आ जाता है। बाइल साल्ट अगर आ रहा है तो उसको हम हेज टेस्ट से पता करते हैं और ये इंडिकेट करता है कि आपको जॉन्डिस है। यूरिन में बाइल साल्ट आने का मतलब ये होता है। बाइल पिगमेंट आ रहे हैं तो उसे फॉचे टेस्ट से पता करते हैं, ये इंडिकेट करता है अ लिवर डिजीज सच एज हेपेटाइटिस और सिरोसिस, ये भी लिवर डिजीज को इंडिकेट करता है। कीटोन बॉडीज अगर आ रहे हैं आपके यूरिन में तो इसको हम रोथेरास टेस्ट से पता करते हैं। कीटोन्स आर प्रेजेंट इन फास्टिंग, अगर आप व्रत रखे हुए हैं, या सीवियर वॉमिटिंग एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो अगर कीटोन बॉडीज आ रहे हैं तो ये 3 कंडीशन आपको होने की संभावना है। तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि ये चीजें आएंगी तो हमको ये चीजें पता चल जाएंगी। ओके, तो आप लोग चाहो तो यहां पर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अलग से हेडिंग डाल के हर टेस्ट का हर उसका केमिकल का आप लिख सकते हैं कि ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ओके, मैंने कहा था पहले ही लेक्चर बड़ा होगा, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, है ना, वो एक एक दो पॉइंट में खत्म करने वाली बात नहीं है यहां पर, क्योंकि हमारा आगे जाके एग्जिट एग्जाम भी है, चीजों को थोड़ा डिटेल में लेके चलना पड़ेगा। तो आराम से पानी पी लो, ठीक है, चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, चलता रहेगा अभी ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम बात करें तो वैसे तो यहां खत्म हो जाता, लेकिन यहां पर एक टेस्ट है खास तरीके का जिसे हम डिप स्टिक मेथड कहते हैं। ये थोड़ा सा डिस्कस किया है मैंने यहां पर। डिप स्टिक मेथड क्या होता है, एक ऐसी शीशी आती है, इसके अंदर ऐसी स्ट्रिप रहती है, ठीक है ना, और इस स्ट्रिप को हम लोग ऐसे यूरिन में डाल देंगे, जैसे लिटमस पेपर को डालते हैं ना, चेक करते हैं, तो यूरिन ऐसे ऊपर एब्जॉर्ब होगा और कोई एक कलर दे देगा। उस कलर को हम इसके डिब्बी के ऊपर कलर से मैच कराते हैं, तो जिस कलर से मैच कर जाता है तो जो लिखा होता है उसके ऊपर वही चीज वो इंडिकेट कर देता है। ठीक है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग रहेगा, जैसे मान लो ग्लूकोज, प्रोटीन, किडनी, हर किसी के लिए एक अलग कलर आता है, तो वो हमको यहां से मैच करने पर पता चल जाता है। ठीक है, चलिए, डिप स्टिक इज अ थिन प्लास्टिक स्टिक, एक प्लास्टिक की पतली स्टिक होती है विद स्ट्रिप्स ऑफ केमिकल ऑन इट, इसके ऊपर केमिकल की स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, अ नर्स और टेक्नीशियन पुट्स इट इनटू द यूरिन पी, जो यूरिन होता है उसके अंदर ऐसे डिप करेगा सैंपल के अंदर, देन इट केमिकल पैचेस विल चेंज कलर, जो पैचेस होते हैं वो अपना कलर को चेंज करते हैं। इफ द सैंपल कंटेन थिंग्स लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, अगर आपके प्रोटीन के सैंपल में ये सब चीजें मौजूद हैं, ग्लूकोज, कीटोन, बाइलिरुबिन, यूरोबाइलिनोजन, तो ये आपको क्या करेगा, इस तरह से कलर शो कर देगा। सिंपल, ठीक है, तो इसीलिए डिप स्टिक मेथड को मैंने यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, और कोई वजह नहीं थी। नाउ बी हो गया केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास, अगर आपकी यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन आ रही है या प्रोटीनेरिया प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। इसको नो डाउट हम लोगों ने यहां पर सिंपल एक प्रोटीन बोल करके
कहानी को प्रोटीनूरिया बोले खत्म कर दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो एल्ब्यूमिनुरिया यानी कि रेफर टू द एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो आपके यूरिन से आता है तो उसको एल्ब्यूमिनुरिया कहा जाता है। एल्ब्यूमिनुरिया यूज्ड एज ए मार्कर फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंसिपिएंट नेफ्रोपैथी इन डायबिटीज। इंसिपिएंट, शुरुआती, अगर आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन आना स्टार्ट हो गया है तो ये नेफ्रोपैथी यानी कि नेफ्रॉन आपके डिजनरेट होना, खराब होना स्टार्ट हो गए हैं आपके डायबिटिक की वजह से, ठीक है। ये इसका मेन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रहेगा। ओके, इट इज एन इंडिपेंडेंट मार्कर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। अगर आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो उसको भी ये इंडिकेट करता है, सिंस इट इंडिकेट इंक्रीज एंडोथेलियल परमिबिलिटी, ठीक है। जो एंडोथेलियल्स मतलब होते हैं, एंडोथेलियल जो अपनी सिंगल हम कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज की, जो सबसे ब्लड कैपिलरीज जिसकी बनी होती है ना, तो वहां से उसकी जब आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये वहां से क्रॉस कर जाते हैं। एंड इट आल्सो मार्कर फॉर क्रोनिक रीनल इंपेयरमेंट, और साथ साथ में अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिनुरिया फॉर 3 और मोर मंथ इज इंडिकेटिव ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर लगातार 3 या 4 महीने से लगातार टेस्टिंग चल रही है आपकी और उसमें लगातार एल्ब्यूमिन आना बंद नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई लंबी किडनी की प्रॉब्लम, क्रोनिक किडनी डिजीज, एक लंबे समय से जो किडनी बीमारी रहती है वो आपको है। फ्रैंक प्रोटीनूरिया इज डिफाइंड एज अ ग्रेटर देन 300 mg पर डे ऑफ प्रोटीन। अगर 300 mg से पर डे 300 mg पर डे प्रोटीन आपको रिलीज हो रहा है तो उसको हम लोग फ्रैंक प्रोटीनूरिया के नाम से बीमारी का नाम है। तो इसके अंदर एक कंबाइंड मिक्सअप चल रहा है। जब जब यहां पे बात होगी बीमारी की वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगा, बाद बाकी हम ऊपर समझ चुके हैं कि एल्ब्यूमिन आ रहा है तो एल्ब्यूमिनुरिया हो गया है। अब देखो जो नॉर्मल यूरिन का प्रोटीन का आउटपुट होता है, प्रोटीन इज अप टू 150 mg पर डे, जिसमें 30% एल्ब्यूमिन होता है, 30% ग्लोबुलिन होता है और 40% टैम हॉर्सफोल प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक तरह का नाम है, तो नॉर्मली निकलेगा, लेकिन एक रेंज से जब ऊपर जाता है तब हम उसको एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं, ठीक है। यूरिन प्रोटीन में बी मेजर्ड यूजिंग आइदर अ 24 आवर यूरिन कलेक्शन। हम कैसे इसे कलेक्ट करेंगे, या तो 24 घंटे का हर यूरिन को आपने कलेक्ट किया और फिर उसमें चेक किया, या फिर रैंडम यूरिन प्रोटीन रेशो क्रिएटिन रेशो ले लेते हैं हम लोग, प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशो को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग सैंपल इज प्रिफर्ड। अगर हमें ये चीज चेक करनी है प्रोटीन से क्रिएटिन रेशो, तो हम मॉर्निंग का सैंपल लेते हैं कि नॉर्मली 10-11 बजे आदमी सो जाता है, फिर सवेरे उठ के ही टॉयलेट जाता है, तो एक पूरे डे का उसे एक रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। सिंस इट इज अ नियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 24 आवर सैंपल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 24 घंटे को, तो हम मॉर्निंग की यूरिन को देख करके ये रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्ब्यूमिनुरिया प्रोटीनूरिया की सारी कहानी थी। अब इसी में जो ये बात बताने जा रहा हूं, ये भले आप लोग याद ना करो, लेकिन ये थोड़ा सा चीज समझने वाली है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट सो इंपॉर्टेंट समझने के लिए, कि किडनी डिजीज इंप्रूविंग ग्लोबल आउटकम, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ के लिए, वैसे किडनी के लिए एक वर्ल्ड लेवल पे संस्था है जिसने कुछ पैमाने दिए हैं कि किस कंडीशन सही है, कौन सी कंडीशन गड़बड़ है। तो अभी हम एक चीज देखेंगे, जो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखेंगे, ठीक है, जो हमारा कितना था 120 से 125 नॉर्मल होता था, अगर वो 90 से, अब इसका देखो चार्ट देखो जरा क्या है, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे दो चीजों को साथ में कंबाइन किया गया है। अगर GFR 90 से ज्यादा है और जो एल्ब्यूमिन है आपका यूरिन के अंदर वो क्या है, लेस देन 30 mg है या लेस देन 3 mg पर मिलीमोल है, ये दोनों कंडीशन है तो आप ओके हैं, ग्रीन जोन में है। अगर GFR हल्का कम हो गया 60 से 89 है, लेकिन आपका एल्ब्यूमिन इसी रेंज में आ रहा है, तो भी आप ओके हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह चार्ट दिया गया, लेकिन अगर देखो, अगर आप ये आपका नॉर्मल है मोर देन 90 है, लेकिन आपका एल्ब्यूमिन हल्का सा बढ़ गया है तो मॉनिटर करने की जरूरत है। और ये GFR नॉर्मल लेकिन एल्ब्यूमिन और ज्यादा बढ़ गया तो फिर आपको रेफर ही किया जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से एक चार्ट दिया हुआ है कि GFR की वैल्यू ये है, किस किस GFR और एल्ब्यूमिन पे वैल्यू ओके है, कब मॉनिटर करना है, और कब ये रेड में आ गया, अपना डेंजर जोन में आ गए हो, मतलब किडनी फेलियर की बात आ जाएगी फिर, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट थोड़ा सा किडको का था तो मैंने इसको बताया यहाँ पर, इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल लेकिन समझने के लिए ये है कि हम इन दोनों के हिसाब से मॉनिटर करते हैं कि क्या है किडनी की कंडीशन।
ओके, इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर नेफ्रॉन आपके गड़बड़ हो रहे हैं, यूरिन प्रोटीन एक्सक्रीशन, जो प्रोटीन निकल रहा है यूरिन से एक्सक्रीट हो रहा है, वो एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा 3.5 ग्राम पर डे। बेटा यहां पे ध्यान रखना, ये 3.5 ग्राम है, यहां पर ये कितना था, वो 300 mg था। 300 mg है, 300 ग्राम नहीं है। mg कम होता है ना, 1000 mg का फिर 1 ग्राम होगा जाकर के, तो ये यहां पर 3.5 ग्राम पर डे होगा। तो मान के चलो कि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और साथ साथ में एडिमा, स्वेलिंग, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया एंड हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, ये सारी कंडीशन भी साथ साथ में होंगी। ठीक है, तो फिर से बात कह रहा हूं मैं, हमको डिजीज टेस्ट क्या किया, और उससे जो रिजल्ट आया कम या ज्यादा, केवल इतना लिखना है कि ज्यादा है तो क्या, आप एक नॉर्मल रेंज याद रखेंगे, फिर ज्यादा है तो क्या हमें चीजें पता चलती हैं, कम है तो क्या चीजें हमें पता चलती हैं, इस चीज पे फोकस करना। बाकी चीजें जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इधर दे रखी है मैंने, वो आप हटा सकते हैं। ठीक है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला क्या था, यूरिन एनालिसिस, वो खत्म हो गया। दूसरा हमारा आता है ब्लड या सीरम एनालिसिस, क्योंकि भाई अगर ब्लड के अंदर कोई चीज बढ़ रही है, इसका मतलब किडनी हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन और प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट, तमाम चीजों को हम लोग जज करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी किडनी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम लोग यहां पे फिलहाल मेन चीज को फोकस करेंगे, एक ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और सीरम यूरिक एसिड। बाद बाकी चीजों को भी जज करते हैं, बट ये हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी आप नॉर्मल रेंज को क्या करोगे, याद करके रखोगे। ठीक है, इनकी नॉर्मल रेंज आपको याद होनी चाहिए। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसको हम बन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बन। यूरिया और बन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, या बन कह लो उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जो कि लीवर में बनता है। मेटाबॉलिज्म अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा, यूरिया हमारा कहां बन रहा है, लीवर में बनता है। ठीक है, एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, उसी का आखिरी में यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया साइकिल में बनता है और यूरिन के द्वारा बाहर हो जाता है। ओके, अबाउट 85% ऑफ यूरिया इज एलिमिनेटेड वाया किडनी, 85% तो किडनी निकाल देती है, जो बाकी रेस्ट इज एक्सक्रीटेड वाया द जीआई ट्रैक्ट, मतलब वो हमारे उसके रास्ते से होती हुई, जीआई ट्रैक्ट से होती हुई पॉटी के रास्ते बाहर हो जाती है। ठीक है, सीरम यूरिया लेवल इंक्रीजेस इन कंडीशन वेयर रीनल क्लियरेंस डिक्रीजेस। अब देखो यहां कहानी आने वाली है, रीनल क्लियरेंस। ठीक है, जो कि जीएफआर में हम देखेंगे आगे जाकर जो टॉपिक आएगा, यानी कि किडनी इसको क्लियर करने में सक्षम नहीं है, या सक्षम क्षमता कम हो गई है, तो क्लियर कम नहीं हो पा रहा है, और सॉरी क्लियर नहीं हो पा रहा है हमारे पास हमारा ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका वैल्यू बढ़ेगा इन एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर इंपेयरमेंट। तो कब दिक्कत आती है ये, अगर आपको एक्यूट या क्रोनिक रीनल फेलियर या इंपेयरमेंट है, गड़बड़ी हो गई किडनी में, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सीरम क्रिएटिनिन इज मोर एक्यूरेट, अब ये चीज आपको समझना है, देखो सीरम क्रिएटिनिन इज अ मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ रीनल फंक्शन। ये कहानी आएगी अभी कि भाई यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, इसमें से बेटर कौन सा है, कौन सा टेस्ट बेटर है। तो जो ये है सीरम क्रिएटिनिन, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है देन यूरिया, यूरिया से ज्यादा एक्यूरेट है। हाउएवर, हालांकि यूरिया इज इंक्रीज्ड अर्लियर इन रीनल डिजीज, यूरिया बीमारी होगी तो यूरिया पहले बढ़ जाएगा, वो संकेत पहले दे देगा, लेकिन एक्यूरेट अगर मेजर करना है तो क्रिएटिनिन से हमको एक्यूरेट वैल्यू का पता चलता है, ज्यादा एक्यूरेट का। द रेशियो ऑफ बन रेशियो क्रिएटिनिन, यूरिया रेशियो क्रिएटिनिन, बन का मतलब यूरिया, कैन बी यूजफुल टू डिफरेंशिएट प्री रीनल फ्रॉम रीनल कॉज व्हेन द बन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, यहां से जब इसका रेशियो देखते हैं तो हमको समझ में यह आता है कि किडनी से पहले, प्री रीनल, किडनी से पहले की कोई दिक्कत है या किडनी की दिक्कत है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन प्री रीनल यानी कि किडनी से पहले की कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, द रेशियो इज क्लोज टू 20:1। यूरिया और क्रिएटिनिन की जो भी वैल्यू आएगा उससे हम जब डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20:1। जैसे कि सपोज वैल्यू आई 40/20, तो क्या आ गया ये, सॉरी
40/2, तो ये क्या हो जाएगा 20/1 आ गया, तो 20:1 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वैल्यू आती है जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रेशियो वैल्यू आती है। और अगर इंट्रिंसिक रीनल डिजीज है यानी कि किडनी के अंदर की बीमारी है तो ये रेशियो 10:1 का आएगा, ठीक है। और अगर ये अपर जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अपर जीआई के ऊपर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के ऊपर ब्लीडिंग हो रही है, कैन बी एसोसिएटेड विद वेरी हाई बर्न, अगर वहां ब्लीडिंग हो रही है उसकी कोई समस्या है तो बर्न टू क्रिएटिनिन रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है, लगभग 30:1 से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये हम समझ सकते हैं दीज आर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि हमको ये चीजें पता चल रही हैं इससे, ठीक है। प्री रीनल है, किडनी से पहले की कोई समस्या है, कि किडनी की समस्या है, कि अपर जीआई की ब्लीडिंग की समस्या है, ठीक है। नाउ एक और इसके अंदर अगर हम बात करें, क्या चल रहा है हमारे पास ब्लड सीरम के अंदर, अच्छा यहां पे नहीं है, इसके हम बात करें सिस्टाटिन सी। तो सिस्टाटिन सी की अगर हम बात करें, सिस्टाटिन सी इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन दैट फंक्शंस एज अ प्रोटीएज इनहिबिटर। सिस्टाटिन से एक प्रोटीन है, ठीक है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होता है। इसका मेन काम क्या है, प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीन जो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है उसको रोकता है। और ये प्रोड्यूस होता है बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, जितने भी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर। तो ये तो कहानी होगी कि सिस्टाटिन सी कहां से आता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड एट अ कांस्टेंट रेट एंड फ्रीली फिल्टर्ड बाय द किडनी। ये कांस्टेंट रेट में बनता रहता है और किडनी के द्वारा बाहर निकलता रहता है नॉर्मल केस में सिस्टाटिन सी। बट सीरम लेवल ऑफ सिस्टाटिन सी इज इनवर्सली कोरिलेटेड। सीरम लेवल, ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा और घटेगा, कब, तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं विद द ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन रेट इनवर्सली, यानी कि सिस्टाटिन सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GFR। अगर ये इंक्रीज कर गया है तो इसका मतलब GFR मेरा डिक्रीज कर गया होगा। तो सिस्टाटिन सी से मैं GFR की हेल्थ कैसी है, मेरा ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन कैसा हो रहा है उसके बारे में आइडिया लगाता हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये बढ़ेगा इसका मतलब ये घट गया है, ये घटेगा इसका मतलब ये बढ़ गया है, ठीक है। चलिए, इन अदर वर्ड हाई वैल्यू इंडिकेट लो GFR, वाइल लोअर वैल्यू इंडिकेट द हायर GFR, सिमिलर टू क्रिटिनिन। जब हम आगे क्रिटिनिन की बात करेंगे तो क्रिटिनिन में भी यही है। क्रिटिनिन की वैल्यू अगर हाई हो गई है, ठीक है, सीरम में, सीरम की बात हो रही है, सीरम में अगर क्रिटिनिन की वैल्यू हाई हो गई है, सीरम यानी कि ब्लड में, इसका मतलब GFR मेरा लो हो गया है, ठीक है। आगे आते हैं, द रीनल हैंडलिंग ऑफ सिस्टाटिन सी। रीनल हैंडलिंग मतलब जो किडनी इसको हैंडल करता है, डिफर फ्रॉम क्रिटिनिन, वो क्रिटिनिन से अलग तरीके से उसको हैंडल करता है, क्रिटिनिन की तरह नहीं करता है। वाइल ग्लोमर्यूलाई, जो ग्लोमर्यूलस होते हैं, फ्रीली फिल्टर बोथ, जो ग्लोमर्यूलाई होते हैं वो दोनों को फ्रीली फिल्टर कर देते हैं, जाओ भैया पीसीटी में जाओ, ठीक है। वंस सिस्टासिन इज फिल्टर्ड, एक बार अगर सिस्टासिन सी फिल्टर होके पीसीटी में आ गया है, इट इज रीएब्सॉर्ब्ड एंड मेटाबोलाइज्ड बाय प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स अनलाइक क्रिटिनिन। ये रीएब्सॉर्ब्ड होता है और मेटाबोलाइज होता है प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि पीसीटी में वहां पे क्या होगा, मेटाबोलाइज होता है, नॉट लाइक क्रिटिनिन, क्रिटिनिन की तरह नहीं, ठीक है ना, मतलब क्रिटिनिन ऐसा नहीं होता है। तो ये फिल्टर हो जाएगा और रीअब्सॉर्ब एंड मेटाबोलाइज्ड बाय प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स अनलाइक क्रिटिनिन, क्रिटिनिन नॉट लाइक क्रिटिनिन, ठीक है ना, उसकी तरह नहीं, इसका अलग सिस्टम होता है, उसका अलग सिस्टम होता है। अब ठीक है, सिस्टाटिन सी इज मेजर्ड इन सीरम एंड यूरिन। सिस्टाटिन सी को हम लोग सीरम में भी कैलकुलेट करते हैं और यूरिन में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दोनों में मेजर किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ सिस्टाटिन सी ओवर क्रिटिनिन आर दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एज, मसल बल्क और डाइट, एंड वेरियस रिपोर्ट्स हैव इंडिकेटेड दैट इट इज अ मोर रिलायबल मार्कर। तो कह रहा है क्या एडवांटेज है भाई, हम सिस्टाटिन सी को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्रिटिनिन के मुकाबले ये एज से, मसल्स कोई पतला मोटा है या डाइट कोई किसी प्रकार की खा रहा है, ठीक है, उससे इसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए सिस्टाटिन सी ज्यादा रिलायबल है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको रिलायबल मार्कर कहा गया है ऑफ GFR, यानी कि जो हमारा ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन रेट की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी,
ठीक है, क्रिएटिनिन के मुकाबले, पर्टिकुलरली इन अर्ली रीनल इंपेयरमेंट, और खास करके अगर शुरुआती दौर है तो उसमें काफी सही सटीक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब बात करें क्रिएटिनिन की, तो कह रहा है सीरम क्रिएटिनिन, अभी ये सारा क्रिएटिनिन, सिस्टोजिन, ये सब सीरम, ब्लड की बात, ब्लड में है, ये इज एलिवेटेड व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द जीएफआर, ये बढ़ जाएगा ब्लड में अगर जीएफआर घट जाएगा, क्योंकि फिर वो फिल्टर नहीं हो पा रहा होगा जीएफआर रेट, और व्हेन यूरिन एलिमिनेशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, और या फिर यूरिन का एलिमिनेशन किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, अटक गया है। अबाउट 50% ऑफ किडनी फंक्शन मस्ट बी लॉस्ट बिफोर अ राइज सीरम क्रिएटिनिन कैन बी डिटेक्टेड। तो कह रहा है क्रिएटिनिन को बड़ा हुआ डिटेक्ट करने के लिए कम से कम किडनी 50% डैमेज हो जाएगी, तब समझ में आता है, तो इसीलिए उतने बेटर नहीं होते ये। द सीरम क्रिएटिनिन इज अ लेट मार्कर, ये लेट मार्कर है, बहुत बाद में पता चलता है जाकर के। अगर शुरुआत में 10-20% किडनी डैमेज हो रही है तो क्रिएटिनिन अपना नॉर्मल होता रहता है, उसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लेट मार्कर ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट मतलब तुरंत कोई इंफेक्शन हुआ है, डैमेज हो रहा है, तो तुरंत एकदम से क्रिएटिनिन की वैल्यू नहीं बढ़ती है। ठीक है, अब पीछे जो हमने पढ़ा, बन पढ़ा, ईजीएफआर का मतलब एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ा, और सिस्टैटिन सी पढ़ा। यहां पे बात को समझना क्या है कि जो बन है वो सीरम यूरिया या बन लेवल इंक्रीजेस इन एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल डिजीज, कहने की सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूं। जीएफआर इक्वेशंस, जीएफआर की इक्वेशंस जो हम अभी देखेंगे आगे, इसी में आएगा, इक्वेशंस होती हैं इसकी, आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ रीनल डिजीज। उस इक्वेशन को यूज करके हम लोग डिजीज कैसी है, क्या कंडीशन है, उसको पता लगाते हैं, क्या स्टेज है क्रोनिक किडनी डिजीज की, और मॉनिटर करते हैं रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, जो इलाज चल रहा था वो कितना बेटर हमारा इलाज चल रहा है। ठीक है, और सिस्टैटिन सी इट इज अ मोर रिलायबल मार्कर ऑफ जीएफआर देन क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन के मुकाबले ज्यादा रिलायबल है, भरोसे के लायक है। ठीक है, पर्टिकुलरली इन अर्ली रीनल इंपेयरमेंट, खास करके अगर शुरुआती कोई दिक्कत है तो, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एज, मसल बल्क और डाइट। बात क्लियर होगी, तो पीछे तीनों में आप कंफ्यूज ना करो, तो नोट में मैंने वो तीनों बातों को ला करके यहां पर बता दिया है। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए अब स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट, या क्लियरेंस टेस्ट। मैं बता दूं इसमें आप लोगों को बेटा, जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे उसमें हमारे पास ये वाले टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें टेस्ट जब आएगा, एक जनरल क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट अगर कोशिश करें जब भी टेस्ट आएगा तो ये ग्लोमेरुलर वाले को आप एक्सप्लेन करें, ये ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा बेटर मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कह लो या क्लियरेंस टेस्ट कह लो, कितना क्वांटिटी में हमारी किडनी सक्षम है किसी सब्सटेंस को क्लियर करने में, तो हम यहां से हमें पता चल जाता है कि हमारे ग्लोमेरुलाई सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, जीएफआर इज द रेट इन मिलीमीटर पर मिनट, मिलीलीटर, सॉरी मिलीमीटर बोल दिया, मिलीलीटर पर मिनट, कितना मिलीलीटर पर मिनट वो फिल्टर करता है। ठीक है, एट विच सब्सटेंसेस इन प्लाज्मा आर फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस। ठीक है, जीएफआर इज द रेट इन, ये मिलीलीटर पर मिनट नापा जाता है, एट विच सब्सटेंसेस इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा से, ब्लड का प्लाज्मा, जो ब्लड जाता है किडनी के अंदर, उस प्लाज्मा में से जो सब्सटेंस छन रहे हैं, कितने मिलीलीटर पर मिनट वो छन करके बाहर आ जा रहे हैं। इन अदर वर्ड, द क्लियरेंस ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड, वो सब सब्सटेंस क्लियर हो रहे हैं ब्लड में से, उसी को क्लियरेंस टेस्ट कह लो इसको, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कह लो, एक ही बात है, या ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट कह लो। क्लियरेंस इन जर्नल, अगर जनरल भाषा में बात करें, इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट वुड बी कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर मिनट। एक मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा पूरी तरीके से उस सब्सटेंस से फ्री हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक, द नॉर्मल जीएफआर फॉर एन एडल्ट मेल इज 90 to 120 ml होता है नॉर्मल। ठीक है, मिनिमम इतना जा सकता है, मैक्सिमम इतना जा सकता है पर मिनट। क्लियरेंस अगर इसको हम निकालने की कोशिश करें, एक्सप्रेस्ड एज मिलीलीटर पर मिनट, कैन बी कैलकुलेटेड, इसको हम ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जस्ट एक बार देख लेना आप लोग, न्यूमेरिकल नहीं आने वाला कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो यहां पे U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन यूरिन, यूरिन में उस सब्सटेंस का कितना कंसंट्रेशन है। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ml एक्सक्रीटेड पर मिनट कितना वॉल्यूम एक्सक्रीट किया गया है। P क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में कितना कंसंट्रेशन है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग अपनी ये C की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, C क्या है, क्लियरेंस,
ml पर मिनट में ये वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है, नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन खैर फॉर्मूला ये होता है हमारे पास कैलकुलेट करने का। आगे आते हैं, GFR कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। अब भाई GFR को हम डायरेक्ट किडनी में घुस के तो मेजर नहीं कर सकते, तो इसीलिए सो वेरियस सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू असेस GFR। ठीक है ना, तो अलग अलग सब्सटेंस, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस को बॉडी के अंदर से जो फिल्टर कर रहा है, तो अलग अलग सब्सटेंस को हम लोग या तो बॉडी के अंदर डाल करके और किस रेट से फिर वो बाहर निकला है, प्लाज्मा में कितना था, वो दोनों को कैलकुलेट करके फिर चेक कर लेते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, कुछ बाहर से सब्सटेंस लेते हैं या कुछ इंटरनल हमारी बॉडी के सब्सटेंस होते हैं, वो किस रेट से फिल्टर हो रहे हैं उसको लेकर के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है कि हम डायरेक्ट तो चेक कर नहीं सकते हैं GFR को, देयर आर वेरियस एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर और फिर उसका ब्लड प्लाज्मा में उसका कंसंट्रेशन चेक करते हैं और यूरिन से कितना निकल गया है वो चेक करते हैं। ठीक है, दैट आर यूज्ड फॉर क्लियरेंस टेस्ट। कुछ सब्सटेंस बाहर से बॉडी में डाले जाते हैं, कुछ बॉडी के अंदर से ही जो निकल रहे होते हैं यूरिया वगैरह, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो आओ देखें कौन कौन से हैं। एक है इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट, जो कि बाहर से डालते हैं हम लोग। क्रिएटिन और यूरिया बॉडी के अंदर ही होता है, तो इन दोनों की वैल्यू से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इन्यूलिन थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट आता है, उसका रीजन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ना तो एब्जॉर्ब होता है ना कहीं से निकलता है। तो इन्यूलिन है क्या, एक प्लांट कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि फ्रक्टोज यूनिट से बना हुआ होता है। फिलहाल ध्यान रखेंगे इन्यूलिन एक प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, या फिर हम लोग क्रोमियम 59 EDTA का यूज करेंगे। क्रोमियम 51 इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड इज कंसीडर्ड द रेफरेंस मेथड। इसको हम लोग रेफरेंस मेथड के तौर पे यूज करते हैं। बॉडी में या तो इन्यूलिन डालेंगे या इसको डालेंगे, क्रोमियम 51 को। अब होता क्या है, फर्स्ट इंट्रावीनस बोलस ऑफ इन्यूलिन इज गिवन, IV इंट्रावीनस डालते हैं बॉडी के अंदर, देन कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन, फिर एक ड्रिप लगा देंगे जैसे विग्गो लगाते हैं, और विग्गो के माध्यम से वो इन्यूलिन जो है हमारी बॉडी में लगातार बॉडी में जाता रहेगा। इज गिवन सो डेट अ कांस्टेंट इन्यूलिन कंसंट्रेशन इज मेंटेन इन द बॉडी। और फिर हम चेक करें, ब्लड सैंपल लेकर के चेक करेंगे कि हाँ हमारे ब्लड सैंपल में उतना इन्यूलिन प्रेजेंट हो गया है। ठीक है, ताकि वो बना रहेगा। देन सैंपल्स ऑफ प्लाज्मा एंड यूरिन आर टेकन, फिर लगातार इसका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा सॉरी, और जो यूरिन हम पास आउट कर रहे हैं उसका सैंपल लिया जाएगा, और दोनों में इन्यूलिन का कंसंट्रेशन को देखा जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन बाय ठीक है, प्लाज्मा एंड यूरिन आर टेकन एंड द रेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ इन्यूलिन इज डिटरमाइंड। और फिर हम उसका किस रेट से वो इन्यूलिन क्लियर हो रहा है बॉडी से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अपना फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक, अब ये चीज, इट इज द बेस्ट मार्कर फॉर क्लियरेंस टेस्ट। ये सबसे बेस्ट मार्कर होता है। अगर बेस्ट मार्कर की बात, मार्कर मतलब सबसे अच्छा टेस्ट होता है। क्यों? इट इज फ्रीली फिल्टर्ड थ्रू फ्रॉम ग्लोमरुलस। ग्लोमरुलस से ये फ्रीली फिल्टर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ना आगे जाकर के वापस से रीएब्जॉर्ब होता है, ना हमारे किडनी में कहीं और से इसको सिक्रीट किया जाता है। तो जो हमने एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर डाला होता है वो पूरा एज इट इज बाहर आता है। तो किस रेट से बाहर आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है फिर। ठीक है, इट इज नाइदर सिंथेसाइज्ड नॉर स्टोर्ड इन द बॉडी। ना तो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है ना स्टोर होता है। सो इट गिव्स वैल्यू नियर टू GFR। इसीलिए ये जो वैल्यू, इसकी जो फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू आती है वो GFR की वैल्यू के एकदम नियर अबाउट आती है, दैट इज 125 ml पर मिनट इन प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, हाउएवर, हालांकि मेजरमेंट ऑफ क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि बाहर से इसको ना डालें, बॉडी में कोई चीज जाती है तो भाई साइड इफेक्ट तुरंत नहीं होते, लॉन्ग टर्म पे हो सकते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उसी को ही हम, जैसे क्रिएटिनिन और यूरिया है, उसी को ही हम लोग क्या कर लें, चेक करें और उसी की हेल्प से हम GFR निकालने की कोशिश करें। द टू कंपाउंड्स नेमली क्रिएटिनिन एंड यूरिया आर कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस। तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली क्रिएटिनिन और यूरिया का यूज करते हैं। अब यहां पे थोड़ी समस्या क्या है, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा आती है। अगर हेल्दी बॉडी होगी तो भी 145 ml पर मिनट आती है। क्यों? इट इज मार्जिनली हायर देन द GFR एज इट इज सिक्रीटेड बाय द ट्यूब्यूल्स।
फिल्टर होने के बाद जो आगे के ट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर आपको यूरिन बनने की प्रोसेस पता है तो उसमें कुछ सब्सटेंस सिक्रीट भी करती है हमारी किडनी, सिक्रीशन वाली प्रोसेस में। तो सिक्रीशन वाली प्रोसेस में क्रिएटिनिन और सिक्रीट होकर के उसमें आ जाता है, जिससे कि यूरिन में उसकी वैल्यू फिर थोड़ी सी ज्यादा आती है। ऑन द अदर हैंड यूरिया क्लियरेंस ये थोड़ी सी कम आती है, 75 ml पर मिनट, लेस देन जीएफआर होता है, सिंस इट इज पार्शियली रीएब्सॉर्ब्ड बाय द ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल्स के द्वारा, अब ये ट्यूब्यूल्स, उम्मीद है बात आपको क्लियर होगी, ट्यूब्यूल्स जो ट्यूब की बात कर रहा हूं, अगर यूरिन का फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन 3 पार्ट होते हैं, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा यूरिन के फॉर्मेशन को पढ़ लेना। तो ट्यूब्यूल के द्वारा ये थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी कम आती है। क्लियर है? अब इसमें हम एक और चीज देखें, ये जस्ट नोट डाला है, नोट क्यों डाला हुआ है, यहां पर एक केमिकल का मैंने जिक्र किया है कि एक केमिकल है डाइड्रास्ट, ठीक है, डाइआइडो पायरिडोन एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज कंट्रास्ट मीडियम टू टेक यूरिनरी ट्रैक्ट एक्सरे। जस्ट फॉर नॉलेज के लिए है कि अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का एक्सरे लेना है, कलर्ड एक्सरे, एग्जैक्टली कहां पर क्या चीज है करके, ठीक है, तो हम इस केमिकल का यूज करते हैं। ये जो डाइड्रास्ट होता है, एक पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड, डाई एक तरह की कलरिंग एजेंट होता है, और पिक्यूलियर सब्सटेंस एज दे आर एंटायरली एक्सक्रीटेड बाय द सिंगल पैसेज। ये एक बार अगर बॉडी में गया, हमने एक्सरे ले लिया, उसके बाद वो एक ही बार में पूरा बॉडी से बाहर भी हो जाता है ऑफ ब्लड थ्रू द किडनी, ठीक है ना। तो एक एक्सरे करने के लिए हम लोग एक जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, डाइड्रास्ट होता है, ठीक है। ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए था। तो फिलहाल हम वापस आते हैं अपना, इन्युलिन की कहानी क्लियर हुई। इन्युलिन हमारा 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बट हम लोग प्रैक्टिस में क्या प्रीफर करते हैं, क्रिएटिनिन या यूरिया की वैल्यू को ही यूज करते हैं। लेकिन क्रिएटिनिन की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आती है और यूरिया की वैल्यू थोड़ी कम आती है। क्यों आती है? क्योंकि क्रिएटिनिन किडनी के ट्यूब्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और यूरिया रीएब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ी कम आती है, ठीक है। नाउ क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो हमने ऊपर जिक्र किया उसको थोड़ा देख भी लें आप जरा। तो कह रहा है क्रिएटिनिन फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल। ये आता कहां से है? ये हमारे मसल से मौजूद होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं क्रिएटिनिन खाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे मसल से मौजूद होता है, विच इज कॉन्टिन्यूअसली मेटाबोलाइज्ड इनटू क्रिएटिनिन। वो लगातार क्रिएटिनिन में मेटाबोलाइज टूट रहा है और क्रिएटिनिन बना रहा है, ठीक है, विद द वियर एंड टियर ऑफ मसल। जब भी हमारी मसल्स वर्क करती हैं, चलते फिरते हैं हम लोग, टूटते, मतलब जब भी हम वर्कआउट करते हैं, कोई भी, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरे पैरों की मसल पे, जॉइंट की मसल्स पे लोड पड़ रहा है, तो वहां पे लगातार जो भी प्रोसेस हो रही है वहां पर ये टूट रहा होगा क्रिएटिनिन फॉस्फेट और मेटाबोलाइज होकर के क्रिएटिनिन बन रहा होगा मेरा, ठीक है। लेवल्स ऑफ क्रिएटिनिन वेरीज अकॉर्डिंग टू डायurnal एंड मेंस्ट्रुअल वेरिएशन। पूरे दिन के हिसाब से, डायurnal या प्रतिदिन के हिसाब से, या मेंस्ट्रुअल वेरिएशन जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती रहती है। रेस, चाइनीज है, नीग्रो है, इंडियन है, या बॉडी सरफेस एरिया, बच्चा है, बड़ा है, ठीक है, और डाइट के हिसाब से क्रिएटिनिन की वैल्यू वेरी करती है, देखो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एज जीएफआर इंक्रीजेस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, लोअर क्रिएटिनिन वैल्यूज आर फाउंड इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में इसकी वैल्यू कम आती है। तो ये वैल्यू काफी वेरी करती है अलग अलग सिचुएशन में, किसकी, क्रिएटिनिन की। प्रोपोर्शन ऑफ टोटल क्रिएटिनिन क्लियरेंस, सीसीआर, ये वर्ड याद रखेंगे, टोटल क्रिएटिनिन क्लियरेंस, सीसीआर, ड्यू टू ट्यूबुलर सिक्रेशन इंक्रीजेस एज जीएफआर डिक्रीजेस, ठीक है। तो कह रहा है टोटल क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो ड्यू टू ट्यूबुलर सिक्रेशन वो इंक्रीज कर जाएगा एज जीएफआर डिक्रीजेस, एंड सीसीआर लीड टू जीएफआर ओवर एस्टिमेशन बाय अप्रोक्सीमेटली 10 से 20%। तो यहां पे वही वाली बात आ गई है कि जो टोटल क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो ट्यूबुलर सिक्रेशन जब इंक्रीज करेगा, ठीक है, ठीक है, अगर जीएफआर डिक्रीज करता है तो कहीं ना कहीं ट्यूबुलर सिक्रेशन हमारा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो जीएफआर है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आती है, लगभग 10 से 20%। फिर से टोटल क्लियरेंस, टोटल क्रिएटिनिन क्लियरेंस ड्यू टू ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो ट्यूब्यूल सिक्रीट करते हैं वो इंक्रीज करता है अगर जीएफआर मेरा डिक्रीज करता है, तो क्योंकि जीएफआर से तो फिल्टर हुआ नहीं फिर वो, तो ट्यूब्यूल्स उसको सिक्रीट कर देंगे फिर, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास क्या है, ये थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आती है, 10 से 20%, यानी कि अभी भी जीएफआर की एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिलेगी अगर जीएफआर हमारे थोड़ा लो भी कर गया है तो। बात समझ में आ रही है? तो ये कई सारी कंडीशन बताई जा रही है
कि क्रिएटिनिन जो हमने ऊपर पढ़ा अभी कि क्यों सही वैल्यू नहीं आती है, ये सारी उसकी बातें हो रही हैं अभी कि क्रिएटिनिन सिक्रीट कर दिया जाता है ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ठीक है, अब क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता क्या, इसको डिफाइन कर सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट वुड बी कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ क्रिएटिन पर मिनट। प्लाज्मा का वो वॉल्यूम जो पूरी तरीके से क्रिएटिनिन से फ्री हो गया है, और ये इसका फॉर्मूला अगेन आ गया हमारे पास। ओके, क्रिएटिनिन ये फॉर्मूला अभी क्या है हमारा, पहले चल रहे थे इसलिए मैंने कहा इसको याद करो ना करो। अब हमारे पास और एडवांस फॉर्मूले आ गए हैं। ठीक है, समझ लो ये फॉर्मूले क्या है। एक हमारे पास कुछ और फॉर्मूले जैसे कि मायो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इस मेथड में हम लोग जीएफआर के साथ साथ एज, सेक्स और क्रिएटिनिन, एज और सेक्स को भी वैल्यू को ऐड करके फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये मेथड भी उतना अच्छा नहीं था, तो आगे जाकर के कॉकरॉफ्ट गोल्ट, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, सीजी फॉर्मूला कहा गया। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ चीजें और ऐड की गई। क्या क्या ऐड किया गया है, इट यूजेस पेशेंट्स वेट, पेशेंट का वेट यूज किया गया, जेंडर मेल फीमेल को यूज किया गया कि दोनों थोड़ा सा वेरी कर जाता है। द रिजल्टिंग सीसीआर इज मल्टीप्लाइड बाय 0.85, अगर वो फीमेल है तो 0.85 का भी मल्टीप्लाई किया गया जिससे कि क्या हो सके, करेक्ट हो सके। तो क्या फॉर्मूला है, सीजी फॉर्मूला क्या हमारे पास, 140 माइनस एज इंटू मास इंटू 0.85 अगर फीमेल है, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन mg पर dl, जो सीरम क्रिएटिनिन आया है हमारे पास, ठीक है, ब्लड से आया हुआ है, उसकी वैल्यू को यहां डाल देंगे तो मेरे पास CrCl की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी कुछ खामियां थी इस फॉर्मूले में भी, तो आगे जाकर के मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रीनल डिजीज स्टडी ग्रुप, ये भी एक ग्रुप है वर्ल्ड का, ठीक है, जो इसके ऊपर स्टडी करता है, उसने एक इक्वेशन दी और उसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, MDRD नोमोग्राम अगर हम बात करें उसकी, ठीक है, उसमें क्या था, GFR ml पर मिनट की बात करें तो 170 इंटू, ये इंटू का निशान है, सीरम क्रिएटिनिन पावर माइनस 0.999 इंटू एज माइनस 0.176 ये पावर है, इंटू 1, यहां पे यूरिया की वैल्यू को लिया गया और एल्ब्यूमिन की वैल्यू भी लिया गया और पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0.742 से अगर फीमेल है तो, क्योंकि फीमेल में क्रिएटिनिन की वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले को भी और ज्यादा मॉडिफाई किया गया, यानी कि एक्यूरेट किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको है ना, हमेशा रिसर्च चलती रहती है, तो एक फॉर्मूला और आया फ्यूचर में जाकर के, और वो फॉर्मूला दिया किसने, CKD EPI ने। क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज एपिडेमियोलॉजी कोलैबोरेशन गाइडलाइंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब तक का जो लेटेस्ट फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो ये रहेगा, और इसने जो फॉर्मूला दिया उसमें काफी सारी चीजें आई। एस्टिमेशन GFR रेट जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, 142 इंटू मिनिमम सीरम क्रिएटिनिन अब्लिक के, ठीक है, अब्लिक के इंटू 1 पावर अल्फा इंटू मैक्सिमम सीरम क्रिएटिनिन रेशो के, ठीक है, इंटू 1 पावर माइनस 1.200, ये वैल्यू एज लगा देंगे इसके ऊपर पावर, फिर ये अगर फीमेल है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये याद करना चाहो कर लेना, बेटर रहेगा, अदरवाइज याद ना करो तब भी चल जाएगा। उसके बाद यहां पे सबकी वैल्यू दे रखा है, ये SCR का मतलब स्टैंडर्डाइज सीरम क्रिएटिनिन इन mg पर डेसीलीटर, सीरम क्रिएटिनिन है ये ब्लड के अंदर मिलने वाला। K क्या है, 0.7 फीमेल के लिए और 0.9 मेल्स के लिए K की वैल्यू, अल्फा माइनस का 0.241 फीमेल के लिए, माइनस का 0.302 मेल के लिए, मिनिमम SCR K रेशो 1 जो इसकी पूरे की वैल्यू है, ये इज द मिनिमम ऑफ SCR K और 1.0। ठीक है, तो कह रहा है ये जो मिनिमम सीरम क्रिएटिनिन रेशो 1 है, इज द मिनिमम ऑफ सीरम क्रिएटिनिन, और 1.0 या तो ये वैल्यू रखेंगे और मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एज हमारी ईयर्स में रहेगी। तो ये वैल्यू दे रखी है इस फॉर्मूले के लिए, तो ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसका क्या क्या मीनिंग होता है वो है। तो इस तरीके से क्रिएटिनिन को, क्योंकि क्रिएटिनिन को अगर हमें चेक करना है तो क्या मेथड है, किस तरीके से हम उसको आजकल चेक कर रहे हैं, ये चीजें यहां थोड़ी सी मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के लिए कई सारे फॉर्मूले हमारे पास, जो सबसे लेटेस्ट है अपना वो CKD EPI का है। ठीक है, अगेन क्रिएटिनिन इज नॉट एन आइडियल मार्कर, ये आइडियल मार्कर नहीं है, सिंस इट इज आल्सो एक्सक्रीटेड बाय ट्यूबुलर सिक्रेशन, क्योंकि ये ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा भी रिलीज किया जाता है, तो इसकी वैल्यू सही नहीं आती है, थोड़ी सी वेरी करती है। ठीक है,
तो क्रिएटिनिन की बातें हो गई, कैसे चेक करते हैं और क्या फॉर्मूला है। ओके, रेफरेंस वैल्यू क्या रहेगी? नॉर्मल 120 से 145 रहती है, यहां ज्यादा रहता है। दिस वैल्यू आर स्लाइटली लोअर इन वुमेन, वुमेन में कम होती है, इसीलिए पिछले जितने भी फॉर्मूले थे सब में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे थे। इन रिसेंट ईयर क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। अब आजकल इसको बॉडी सरफेस के एरिया के टर्म में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंस है या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, और डिक्रीज इन क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू अगर डिक्रीज हो गया है, सर्व एज अ सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ डिक्रीज जीएफआर ड्यू टू रीनल डैमेज। अब देखो यहां बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होगा, यहां क्या बोल रहा है, अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम हो गया है तो इसका मतलब जीएफआर भी हमारा कम हो गया है। और पीछे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्रिएटिनिन अगर कम हुआ है तो जीएफआर बढ़ गया है, या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो जीएफआर घट गया है। कंफ्यूज मत होना बेटा, ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, यहां पर यूरिन की बात हो रही है। पीछे हम लोग ब्लड की बात कर रहे थे, अगर ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ गया है तो मतलब जीएफआर घट गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो ब्लड की वैल्यू थी, ये दोनों यूरिन की वैल्यू है हमारी। ठीक है, दिस टेस्ट इज यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ इंपेयरमेंट इन किडनी फंक्शन। अगर कोई जल्दी के प्रॉब्लम्स आई हैं किडनी के अंदर तो उसको चेक करने के लिए ये काफी बेटर है। ऑफन बिफोर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर सीन, मतलब आपको कोई लक्षण नहीं भी आए हैं और ये टेस्ट आपने करा लिया है तो आपको अर्ली चीजें पता चल जाती है कि हाँ किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, क्रिएटिनिन के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। ठीक है, ये सिंपल है। यूरिया या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बन भी कहते हैं, इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हम सबको पता है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, यूरिया साइकिल के माध्यम से लास्ट में निकलता है, ये सारी बातें हमको पता है। फॉर्म्ड होता है लिवर में एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड द यूरिया साइकिल। बट बेटा आपको ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आ गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूरिया क्लियरेंस टेस्ट या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, तो फिर आपको 3 नंबर के हिसाब से या 5 नंबर के हिसाब से ये सारी बातें उसके अंदर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल ये ना सोचे कि यहाँ पे चीजें एक्स्ट्रा हो रही है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर पर्टिकुलर कोई टेस्ट पूछ दिया गया है तो बातें फिर आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ये बात भले पता है हमको, बार बार आ रही है, अच्छी बात है, याद हो जाएगी। कह रहा है अबाउट 85% यूरिया, हम पहले भी देखा था, लिखा हुआ था, वो किडनी के द्वारा निकल जाती है, बाकी बची हुई हमारी जीआई ट्रैक्ट से निकल जाती है। इट इज फ्रीली फिल्टर्ड, ये फ्रीली फिल्टर्ड होती है, बट रीएब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल नेफ्रॉन, ये रीएब्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो यूरिया क्लियरेंस इज लेस देन जीएफआर, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो जीएफआर से कम आती है। यूरिया रीअब्जॉर्प्शन इज सबस्टेंशियल इन स्टेट्स ऑफ डिक्रीज्ड रीनल परफ्यूजन। यूरिया का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो सबस्टेंशियल, काफी ज्यादा होता है अगर रीनल परफ्यूजन, परफ्यूजन मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो गई है किडनी के अंदर, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। Thus it is a poor marker of GFR, इसीलिए ये GFR का अच्छा मार्कर नहीं है, मतलब GFR चेक करने के लिए हम करते हैं बट पुअर मार्कर है, मतलब उतना अच्छा टेस्ट नहीं है। यूरिया क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम, कैसे डिफाइन करेंगे यूरिया क्लियरेंस को? देखो डेफिनेशन दे रखी है, सबके लिए सेम ही आएगी, उसी को लिखेंगे आगे। डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट वुड बी कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ, यहां पे यूरिया क्रिएटिनिन है तो क्रिएटिनिन, ठीक है ना, जो वैल्यू वो लिख देंगे पर मिनट। ठीक है, अब अगर दोनों की बात करें यूरिया और क्रिएटिनिन की, तो नोट में साफ साफ लिखा है क्रिएटिनिन इज मोर रिलायबल इंडिकेटर इन ऑफ रीनल फंक्शन देन बन, याद रखेंगे, और क्रिएटिनिन से भी अच्छा इन्युलिन। ठीक है, तो कौन ज्यादा बेटर है? तो अगर हम बात करें सबसे अच्छा इन्युलिन, फिर अपना क्रिएटिनिन और फिर अपना यूरिया या बन, जो भी कह लो। ठीक है ना, सबसे अच्छा टेस्ट इन्युलिन होता है बिकॉज इट इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स सच एज डाइट एंड हाइड्रेशन। ठीक है ना, उतना ज्यादा ये इफेक्ट नहीं करता है। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस, अगर यूरिया की वैल्यू 75% से नीचे आ रही है, ठीक है ना, इज व्यूड सीरियसली, तो इसको सीरियसली देखना है, सिंस इट इज ए इंडिकेटर ऑफ रीनल डैमेज। ये बता रहा है कहीं ना कहीं रीनल डैमेज हुआ है। जो ब्लड यूरिया लेवल है सच एज फाउंड इन इंक्रीज ओनली व्हेन द क्लियरेंस फॉल्स बिलो 50% नॉर्मल। ठीक है, जो ब्लड यूरिया का लेवल है एज सच फाउंड टू इंक्रीज ओनली व्हेन, एज सच फाउंड टू इंक्रीज, ये बढ़ा हुआ तभी होता है व्हेन द क्लियरेंस, ब्लड का यूरिया, अगर ब्लड टेस्ट कराया जाए तो उसका यूरिया तभी बढ़ा हुआ होगा
जब क्लियरेंस हमारा फॉल हो गया होगा बिलो 50%, 50% के नीचे अगर हमारा क्लियरेंस गिर गया है तो ब्लड का यूरिया बढ़ता है। एज ऑलरेडी स्टेटेड, क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज बेटर इंडिकेटर ऑफ द रीनल फंक्शन। पहले बता दिया है क्रिएटिनिन बेटर है, तो ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। अब क्रोनिक किडनी डिजीज, अब हमको जीएफआर से कुछ बातें समझनी है। ये चीजें इसकी 5 स्टेजेस में हमने इसको तोड़ा हुआ है। स्टेज 1 जो जीएफआर है वो क्या है, 90 है और 90 से ऊपर है। इसका मतलब क्या है, मतलब पूरा नहीं है, 90 है उससे ज्यादा है। माइल्ड किडनी डैमेज, किडनी वर्क एज वेल एज नॉर्मल। ठीक है, किडनी का डैमेज हल्का हो भी सकता है, अदरवाइज किडनी हमारी नॉर्मली वर्क कर रही है। स्टेज 2 60 से 89 आ गया ये, यहां पर माइल्ड किडनी डैमेज और किडनी स्टिल वर्क वेल, और किडनी अभी भी काम प्रॉपर कर रही है लेकिन डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है। डैमेज इसी में होना स्टार्ट हो गया था, हल्का 90 है, 95 है, इतना तक है। ठीक है, तो भी किडनी का डैमेज माना जाता है। ओके, लेकिन हमको दिखता नहीं है। स्टेज 3A, 3 की कई सारी स्टेज हैं, यहां पे 45 से 59 आता है। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट किडनी डैमेज, यहां पे किडनी का डैमेज हल्का सा मॉडरेट हो गया है। किडनी डोंट वर्क एज वेल एज दे शुड, ये वैसा काम नहीं कर रही है जैसे इनको करना चाहिए। अगर स्टेज 3, अगर आपका जीएफआर 30 से 44 चला गया है, मॉडरेट टू सीवियर, अब यहां पे सीवियरिटी आना स्टार्ट हुई है जब 30 से 44 हो गया है। यही वजह है कि हमको पता ही नहीं चल रहा कि हमारी किडनी खराब हो रही है। किडनी डोंट वर्क एज वेल एज दे शुड, किडनी वैसा काम कर ही नहीं रही है। सीवियरिटी कहां आई है, जब 30 से 40 पहुंच गया। स्टेज 4 डेंजर जोन में आ गए, 15 से 29 ही रह गया, इतना ही पर मिनट फिल्टर हो रहा है, कहां 120 से 125 हो रहा था। सीवियर किडनी डैमेज हो गया है, किडनी आर क्लोज्ड टू नॉट वर्किंग एट ऑल, काफी क्लोज है कि वो काम कर ही ना रही हो। स्टेज 5 जब 15 से भी नीचे चला गया है तो भाई फिर इसके बाद फेलियर ही आता है। ठीक है, सीवियर किडनी डैमेज है, किडनी आर वेरी क्लोज टू नॉट वर्किंग और हैव स्टॉप्ड वर्किंग, या फिर काम करना बंद कर दिया है, तो वो 15 से नीचे माना जाता है। ठीक है, तो ये किडनी की स्टेजेस हैं, आप दे सकते हो जीएफआर रिजल्ट के बेस पर किडनी की स्टेजेस और उसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, तो यूरिया हो गया हमारा। नेक्स्ट अब आते हैं, हमारा जीएफआर का हो गया, जीएफआर ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। क्या आने वाला है, ट्यूबुलर। अच्छा, ट्यूब्यूल्स, जैसा मैंने कहा आप लोगों को, अगर आपने किडनी का फंक्शन पढ़ लिया है, समझ लिया है, यानी कि आपने यूरिन फॉर्मेशन अगर आपने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन में आप लोगों को पता होगा कि यूरिन कहां पर डाइल्यूट होती है बनते वक्त और कहां पर कंसंट्रेट होती है, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा उसको पढ़ लेना। तो वो ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, पीसीटी, डीसीटी और हेनलीस लूप, इन सब का रोल होता है। तो यहां पर हम लोग यही चीज चेक करते हैं ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट में, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन टेस्ट होता है। यूरिन हमारा कितना कंसंट्रेट हो रही है, कितनी डाइल्यूट हो रही है, क्या सही मायने में सही से डाइल्यूट और कंसंट्रेट हो रही है कि नहीं हो रही है, या गड़बड़ हो गया मामला। इसको चेक करने के लिए कि किडनी कंसंट्रेट हो रही है कि डाइल्यूट हो रही है, नहीं हो रही है, ये चीजें कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है जीएफआर पे। यानी कि अगर ये गड़बड़ है तो ये चीजें गड़बड़ होंगी। आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है ना, ब्लड प्लाज्मा कितना जा रहा है किडनी के अंदर। ट्यूबुलर मास, कोई मास तो नहीं आ गया है गांठा टाइप की। हेल्दी ट्यूबुलर सेल्स, सेल्स सारे सही हैं, हेल्दी हैं। या प्रेजेंस ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर मिल करके हमारा यूरिन में कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये हमारा सही नहीं है तो कहीं ना कहीं इनमें गड़बड़ आ जाएगी। चलिए भैया देखें, तो यूरिन कंसंट्रेशन या इसको हम फ्लूइड डेप्रीवेशन, यूरिन कंसंट्रेट कब होगी, जब पानी नहीं होगा। कब कब, आओ देखें जरा। इट इज मोस्ट सेंसिटिव मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग अर्ली इंपेयरमेंट। अगर किडनी शुरुआती दौर में खराब हो रही है तो अर्ली इंपेयरमेंट, तो हम इसको पकड़ सकते हैं रीनल फंक्शन में। कह रहा है आफ्टर 15 आवर ऑफ विद होल्डिंग फ्लूइड इनटेक। ठीक है, आपने क्या किया, ठीक है, आफ्टर 15 आवर ऑफ विद होल्डिंग फ्लूइड इनटेक, आपने जो पानी आफ्टर 15 आवर्स ऑफ विद होल्डिंग फ्लूइड इनटेक, यानी कि फ्लूइड का जो इनटेक है विद होल्ड कर दिया है, रोक दिया है 15 घंटे के लिए। 15 घंटे आपने पानी नहीं पिया। जब पानी नहीं पियोगे तो पानी क्या होगा, बॉडी के अंदर कम होने लगेगा और यूरिन कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, द फर्स्ट यूरिन सैंपल कलेक्टेड, पहला यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसकी जो ऑस्मोलैलिटी, देखो वर्ड आ गया है, तो जो मैं पहले लेक्चर में पढ़ाया है बेटा, हमेशा कहता हूं वो कहीं ना कहीं लिंकअप रहेगा, चीजें लिंकअप हो जाती हैं।
ऑस्मोलैरिटी मोर देन 850 मिली ऑस्मोल पर केजी, इतनी होनी चाहिए, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इतनी होनी चाहिए। अगर ऐसा आया है तो फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। रिजल्ट, ठीक है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे ज्यादा है तो नॉर्मल है, और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे कम है तो फंक्शन इंपेयर्ड हो गए हैं, और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स्ड है 1.010 पे ही फिक्स हो गई है, हम कलेक्शन करते जा रहे हैं, जब भी चेक किया इतने पे फिक्स है, तो यानी कि कंडीशन हमारी सीवियर है, गड़बड़ बहुत जबरदस्त है। ठीक है, इफ इट इज लेसर देन दीज वैल्यूज इट कुड बी ड्यू टू, अगर ये वैल्यू कम है तो उसकी वजह क्या है, रीनल, ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ गया बेटा, क्या आ गया, ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट आ गया है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। बात समझ में आ रहा है? जो हम यहां से कारण पता कर रहे हैं कि अगर वैल्यू कम आ रही है तो वो क्या है, किन किन वजह से आ रही है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंस आ गया। हमको क्या पता चला कि रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट आ गया है, यानी कि जो ट्यूब से उसमें डिफेक्ट आ गया, तभी तो सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाया, और एडीएच की डेफिशिएंसी है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है, जो कि डायबिटीज इंसिपिडस में हो जाता है। नॉर्मली जो बीमारी हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस, उसमें एडीएच की डेफिशिएंसी रहती है, हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स में इस चीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, यानी कि ये एंटी डायबिटिक था, यूरिन को पास होने से रोकना था, लेकिन यूरिन हमारी लगातार पास हो रही थी, तभी तो वैल्यू हमारी गड़बड़ होगी। तो ये चीजें हमको यहां से कंक्लूजन मिलता है, या यूं कह लें कि हमारा सिग्निफिकेंस आता है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ऑन एडीएच स्टिमुलेशन टेस्ट, अगर हम एडीएच स्टिमुलेशन टेस्ट करें, यानी कि एडीएच को डालें बॉडी में, इफ इट बिकम नॉर्मल, और वो वापस से हमारी वैल्यू नॉर्मल हो जाती है, देन इट इज ड्यू टू एडीएच डेफिशिएंसी, नॉट ड्यू टू ट्यूबुलर डिफेक्ट। जब इस तरह से कंडीशन आती है तो हम लोग एक बार उसको एडीएच स्टिमुलेशन टेस्ट भी कर लेते हैं, एडीएच डालते हैं बॉडी में और फिर चेक करते हैं, और वैल्यू अगर नॉर्मल आ गई तो इसका मतलब यही वजह है, ये वजह नहीं है। तो इन दोनों में से और क्लैरिटी मिल जाती है कि ये दिक्कत है या ये दिक्कत है। ठीक है, तो टेस्टिंग बेटा, टेस्टिंग सब कुछ टेस्टिंग पर डिपेंड करता है। अब यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट, यूरिन कितना डाइल्यूट है, इसमें क्या करेंगे, ये चेक करता है एबिलिटी ऑफ किडनी टू एलिमिनेट वाटर, किडनी की क्षमता की वाटर जो एलिमिनेट करने की है वो कैसी है, सही से किडनी वाटर को बाहर निकाल रही है या नहीं निकाल रही है। ये टेस्ट करते हैं बाय मेजरिंग यूरिनरी आउटपुट, यूरिन का जो आउटपुट बनता है पानी पीने के बाद, ठीक है, हम उसको चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को बॉडी में डालेंगे और फिर चेक करेंगे। कैसे, आओ देखें। हम लोग क्या करेंगे, इन डायल्यूशन टेस्ट आफ्टर एम्प्टिंग द ब्लैडर, ब्लैडर खाली हो गया मतलब यूरिन को बाहर निकाल दिया, 1200 ml ऑफ वाटर इज गिवन, 1200 ml पानी पिला देते हैं। ठीक है, कैसे शुरुआत होती है आओ देखें। सवेरे उठे, टॉयलेट वगैरह कर लिया, ब्लैडर खाली हो गया, सब कुछ हो गया, खाना खा लिया 8 बजे, ठीक है, फिर आफ्टर 12 आवर, ठीक है, सॉरी 8 PM है ये, रात में खाना खाया, फिर आफ्टर 12 आवर डेट इज 8 AM फर्स्ट यूरिन सैंपल डिस्कार्डेड, 12 घंटे बाद जो पेशाब थी वो हटा दी, ठीक है, और आफ्टर 8 AM 1200 ml गिवन, फिर आफ्टर 8 AM 8 बजे के बाद हम लोग 1200 ml पानी देते हैं। फिर से रात में 8 बजे खाना खाया, 12 घंटे के बाद सवेरे जो टॉयलेट था उसको हटा दिया, फिर 8 बजे के बाद जब टॉयलेट हटा दिया उसके बाद फिर हमने 1200 ml पानी पिलाया पेशेंट को, ठीक है, गिवन इन हाफ आवर, आधे घंटे में, धीरे को एक बार तो मैं पी नहीं पाएगा, आधे घंटे में धीरे धीरे 1200 ml पानी पिलाया, ठीक है। फिर हम ब्लैडर को खाली करवाते हैं एट 9, 10, 11, 12, यानी कि हर एक घंटे पे। छोटा हो गया तो फिर से बता देता हूं मैं, देख लो। रात में खाना खाया, सवेरे 12 घंटे के बाद यूरिन फेंक दी, वाली जो निकाली उसे कलेक्ट नहीं किया, हटा दिया। फिर 8 बजे के बाद 1200 ml पानी आधे घंटे में धीरे धीरे करके पिला दिया, और फिर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हम यूरिन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसकी चेक करते हैं कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वहीं से पता चलेगा उसका कंसंट्रेशन। तो यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड फॉल टू 1.05, क्योंकि डाइल्यूट हो रहा है ये, तो गिरना चाहिए, और एन ऑस्मोलैरिटी लेसर टू 100 मिली ऑस्मोल पर केजी। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट पार्टिकल कम हो जाएंगे, यहाँ पे डाइल्यूट हो रहा है, तो ग्रेविटी यहां तक आ जानी चाहिए और ऑस्मोलैरिटी यहां तक आ जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यूरिन स्पेसिमेंस आर कलेक्टेड आवरली फॉर नेक्स्ट 4 आवर, 4 घंटे तक लगातार एक घंटे पे हम कलेक्शन करते हैं और चेक करते रहते हैं। अब अगर आपको कोई बीमारी है, देयर विल बी अ फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि मामला गड़बड़ है। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा कि जो हमारे पास यूरिन वॉइडेड इन 4 आवर,
4 घंटे में जो यूरिन खाली होगा लगभग वो 1000 ml से ऊपर 80% यूरिन निकल चुकी होगी। लार्जर पार्ट एक्सीडेड इन फर्स्ट 2 आवर, और बड़े मात्रा में जो 1200 ml पानी पिलाया था वो पहले 2 घंटे में लगभग 800-900 ml निकल चुका होगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू एटलीस्ट जो क्या रहेगी वो 1.003 या उससे कम रहेगी। बट अगर गड़बड़ी है, प्रॉब्लम है, तो पानी 1000 ml से कम निकला होगा स्टार्टिंग के 4 घंटों में, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है डज नॉट फॉल टू 1.003। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां तक आएगी ही नहीं, ये वैल्यू मेरी 1.010 पर फिक्स हो जाएगी, इससे नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि डाइल्यूट नहीं हो रहा है, मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो यूरिन का डाइल्यूशन टेस्ट करके देखा हमने, यूरिन का कंसंट्रेशन टेस्ट करके देखा, और हमको पता चलता है कि किडनी के ट्यूब्यूल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। यूरिन एसिडिफिकेशन टेस्ट क्या कह रहा है ये? और यूरिन एसिडिफिकेशन टेस्ट मतलब उसकी एसिडिटी, यानी कि यहां पर बात होगी H+ आयंस की। तो यूरिन एसिडिफिकेशन टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस, क्या चीज एसेस करते हैं? हाउ वेल द किडनी कैन एसिडिफाई द यूरिन, कितनी अच्छी तरीके से किडनी यूरिन को एसिडिफाई कर पा रही है। विच इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर मेंटेनिंग द बॉडीज एसिड बेस बैलेंस। अगर प्रॉपर सही से किडनी H+ आयंस को बाहर निकाल रही होगी तो बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है वो मेंटेन होगा, बॉडी का मतलब ब्लड का। दिस टेस्ट हेल्प एवेल्युएट किडनी फंक्शन, ये जो टेस्ट होता है इससे भी हम किडनी के फंक्शन को एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली द एबिलिटी टू एक्सक्रीट एक्सेस एसिड एंड मेंटेन नॉर्मल ब्लड pH लेवल। खास करके हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि जो एक्सेस एसिड है क्या वो एक्सक्रीट कर पा रही है किडनी, और हमारा ब्लड का pH नॉर्मल है कि नहीं है, वो चीज हम यहां से चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? टू एसेस एबिलिटी ऑफ किडनी, हम लोग क्या कर रहे हैं? किडनी की एबिलिटी को चेक करने के लिए टू रीएब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट एंड एक्सक्रीट हाइड्रोजन आयंस। किडनी को करना क्या है? बाइकार्बोनेट को रीएब्सॉर्ब करना है, बदले में H+ आयंस हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालना है। अगर ये काम बढ़िया कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अमोनियम क्लोराइड 100 mg पर kg के हिसाब से जो जेलेटिन कैप्सूल होता है वो देते हैं, इंसान खाएगा। यूरिन इज कलेक्टेड आवरली फॉर 8 आवर, एक घंटे बाद हम लोग 8 घंटे तक यूरिन को कलेक्ट करते हैं। pH ऑफ यूरिन नॉर्मली फॉल्स बिटवीन 4.6 एंड 5.0। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो pH 5.0 4.6 के बीच में आ जाएगा। बट इन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और अगर ऐसा नहीं है, एसिडोसिस हो गई है, इट डज नॉट फॉल बिलो 5.3। ठीक है, ये 5.3 से नीचे नहीं गिरेगा। बात समझ में आ रही है? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस ऑकर व्हेन द किडनीज डू नॉट रिमूव एसिड्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन एज दे शुड। तो एसिडोसिस हो गई है, यानी कि ब्लड हमारा एसिडिक हो गया है, तो यूरिन जो बनती है उसमें जो किडनी को H+ आयन खींच लेने चाहिए ब्लड से फिल्टर होते वक्त, वो उसको नहीं खींच पा रही है, इसी वजह से ये 5.3 से नीचे नहीं आ रहा है। अगर H+ आयन खींच लेता तो यूरिन हमारी एसिडिक हो जाती और ये 5.3 से नीचे आ जाता। क्लियर है बातें? तो एसिडोसिस मतलब एसिडिक हो गया है कौन यहां पर? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस मतलब हमारा जो ब्लड का pH है वो बढ़ रहा है क्योंकि हमारी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। फिर एक और आता है टेस्ट हमारे पास, फिनोल्फिथेलिन टेस्ट। इसमें क्या हो रहा है? द फिनोल्फिथेलिन टेस्ट, PSP टेस्ट कहते हैं, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू असेस रीनल फंक्शन। यहां पे भी हमको रीनल फंक्शन पता चल रहा है, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है, एंड द एक्सक्रीशन कैपेसिटी। किडनी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो, और उसकी एक्सक्रीशन कैपेसिटी, कितना वो ब्लड उसको फिल्टर कर पा रहा है ऑफ द किडनी। इट इज एन ओल्डर टेस्ट, ये पुराना टेस्ट है, दैट इज नॉट कॉमनली यूज्ड टुडे, आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर एडवांस्ड इमेजिंग एंड लैब टेस्ट। काफी एडवांस टेस्टिंग डेवलप हो चुकी है, बट कहीं कहीं पर किसी सेटिंग में मतलब जरूरत पड़ने पर इसका यूज होता है। क्या करते हैं इसमें हम लोग? पेशेंट को शुरुआत में 600 ml पानी देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिनॉल सल्फिथेलिन टेस्ट जो डाई होती है 6 mg इन 1 ml सलाइन, ठीक है, 6 mg को 1 ml सलाइन में डाल करके इंट्रावेनसली इंजेक्शन के माध्यम से दे देते हैं। फिर यूरिन सैंपल को कलेक्ट किया जाता है 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और 120 मिनट के बाद, ठीक है। इफ द 15 मिनट यूरिन, जो 15 मिनट बाद यूरिन कलेक्ट की गई है, क्योंकि ब्लड में देने के बाद तो तुरंत ही ब्लड में आ जाता है, तो 15 मिनट के अंदर फिल्टर हो जाना चाहिए। अगर 15 मिनट के बाद हमने यूरिन कलेक्ट की है, उसके अंदर
कंटेन 25% और मोर द टेस्ट इज नॉर्मल। ठीक है, अगर जो उसमें ये डाला था हमने ये फिनॉल फिथैलिन, ठीक है, फिनॉल सल्फिथैलिन है, वो स्पेलिंग गड़बड़ होगी, ठीक है, तो वो 25% से ज्यादा आ जाना चाहिए, ठीक है, हमारे यूरिन में। और अगर वो इससे कम आया है हमारे यूरिन में, इट इंडिकेट इंपेयर्ड रीनल एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि किडनी सही से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, चीजों को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, फिल्टर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए, तो अब अगर हम बात करें, देखो बात को समझना, ये चार्ट मैंने क्यों दिया है। अगर ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन है तो कैसे पता चलेगा, और अगर ट्यूबुलर डिसफंक्शन है तो कैसे पता चलेगा। ग्लोमेरुलर जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, ट्यूबुलर जो पीछे का पार्ट होता है, ठीक है, तो आप इजीली पता लगा सकते हैं। सीरम इंक्रीज इन सीरम यूरिया, सीरम का यूरिया बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन, वो बढ़ जाएगा। इन्सुलिन क्लियरेंस डिक्रीज कर जाएगी, क्रिएटिनिन क्लियरेंस डिक्रीज कर जाएगी, यूरिया क्लियरेंस डिक्रीज कर जाएगी, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज कर जाएगी, सीरम फॉस्फेट इंक्रीज कर जाएगा, प्रोटीन यूरिया होगा। ट्यूबुलर में क्या होगा, यूरिनरी कंसंट्रेशन डिक्रीज, डाइल्यूशन टेस्ट एबनॉर्मल, सही नहीं आएगा, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन डिक्रीज, ठीक है ना, यूरिक एसिड सही से नहीं निकल पाएगा, ब्लड यूरिक एसिड लेवल, ब्लड का यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन डिक्रीज कर जाएगा, अमीनो एसिडो यूरिया यानी कि अमीनो और एसिड ये यूरिन से बाहर निकलेंगे, यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगी, और सीरम फॉस्फेट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपका ग्लोमेरुलर में दिक्कत है, और ये दिक्कत है तो आपका ट्यूबुलर डिसफंक्शन है, यानी कि जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड नहीं निकल रहा है, उनके ट्यूबुलर डिसफंक्शन है। ठीक है, क्लियर है बातें? तो ये कुछ टेस्ट थे हमारे पास, और क्या है यहां पर, ओके। अच्छा, ये जो हम पीछे टेस्ट पढ़े, साथ साथ में सबका सिग्निफिकेंस भी हम लोग पढ़ते चले गए। अब अगर क्वेश्चन अलग से आ गया, सिग्निफिकेंस ऑफ रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, तो सिग्निफिकेंस अलग से आप क्या लिखोगे, दो तरीके हैं लिखने के। जो टेस्ट है उस टेस्ट को लिख करके उसका बता दो कि इसकी वैल्यू हाई और लो आने पे ये होता है। एक तरीका ये है जो कि सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद भी अगर आपको वो तरीका नहीं यूज करना है, अलग से क्वेश्चन आ गया है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये नॉर्मल है, मतलब जस्ट लिख दिया, उतना बेटर नहीं, बट हाँ अलग से आ गया तो लिख सकते हो। बेस्ट बताया मैंने, टेस्ट का नाम लिखो, उसकी वैल्यू हाई या लो आ रही है तो क्या क्या हमको इंडिकेट होता है, वो बेटर तरीका है। अदरवाइज ये लिख सकते हैं आप, डायग्नोसिस ऑफ किडनी डिजीज, ऑब्वियस ही बात है, क्रोनिक किडनी डिजीज है कि एक्यूट किडनी डिजीज है कि रीनल फंक्शन सही से नहीं हो रहा है कि क्या कर रहा है, किडनी में कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ किडनी, यही सारी चीजों को पता करने के लिए हम किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। या मॉनिटरिंग ऑफ क्रोनिक कंडीशन, ठीक है। अब क्या है, क्रोनिक कंडीशन जैसे कि रीनल फंक्शन टेस्ट टू मॉनिटर, जैसे कि डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। हाई बीपी और डायबिटीज में क्या होता है, किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, तो समय समय पे हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहते हैं कि हमारी किडनी की क्या स्थिति है। तो टू मॉनिटरिंग द क्रोनिक कंडीशन आ गया, ठीक है। डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज है, उसमें किडनी को आपको समय समय पे चेक कराते रहना चाहिए, ओके, इसलिए होता है ये टेस्ट। दूसरा, असेसमेंट बिफोर अ सर्टेन मेडिकेशन, कुछ दवाइयां देने से पहले हमको किडनी को टेस्ट करना होता है, क्योंकि उन दवाइयों का किडनी पे बैड इफेक्ट हो सकता है या वो दवाई उतनी अच्छे से क्लियर नहीं होंगी अगर किडनी गड़बड़ है तो, ठीक है। तो तब भी हमको किडनी को एसेस करना पड़ता है, तब भी हम उसके रूटीन टेस्ट करवाते हैं। सब मेडिकेशंस आर प्रोसेस्ड बाय किडनी, कुछ मेडिकेशन किडनी के द्वारा प्रोसेस की जाती है, मतलब बाहर निकाली जाएंगी या तोड़ी जाएंगी, जो भी की जाएंगी। एंड देयर डोजेज मे नीड टू बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन किडनी फंक्शन। तो अगर किडनी पूरी स्वस्थ है, हेल्दी है, तो कोई दिक्कत नहीं, दे दो। लेकिन अगर किडनी का फंक्शन गड़बड़ है तो फिर हम डोज को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। रीनल फंक्शन टेस्ट हेल्प डॉक्टर की हेल्प करता है डिटरमाइन इफ द किडनी कैन हैंडल सर्टेन ड्रग्स, क्या किडनी कुछ खास ड्रग्स हैं उनको हैंडल कर सकती है सही से, तो फिर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। चौथा है एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कैसा है उसको इवेल्युएट करने के लिए भी हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। देन गाइडिंग डायलिसिस और ट्रांसप्लांट डिसीजन, किडनी को डायलिसिस पे रखना है नहीं रखना है या हमको ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है, उसको डिसीजन लेने के लिए हमें किडनी फंक्शन टेस्ट कराने पड़ेंगे ताकि उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल सके और उस रिजल्ट के आधार पे हम लोग डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेते हैं। प्रिवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। रेगुलर रीनल फंक्शन टेस्टिंग, सबको पता चल जाता है कि स्टेज पे आके डायबिटीज है, बीपी लगभग सबको है, डायबिटीज
भी काफी सारे लोगों में आम हो गया आजकल। आपको को लग रहा है कि आपको कोई बीमारी है या आप कुछ मेडिकेशन रेगुलर खा रहे हैं तो किडनी पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिवेंशन के तौर पे भी आप क्या है रेगुलर रीनल फंक्शन टेस्टिंग करा सकते हैं, जो कि हेल्प करता है अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज अलाउइंग फॉर टाइमली इंटरवेंशन, जिससे कि समय पर आप उसमें इंटरवेंशन मतलब उसका इलाज करा सके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। एंड ओवरऑल हेल्थ ऑब्वियसली बात है, एक एज के बाद अगर आप सक्षम है, सब कुछ ठीक है, उतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो एक रेगुलर चेकअप कराते रहिए, जिससे कि आपकी क्या है हेल्थ ओवरऑल मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो अलग से अगर सिग्निफिकेंस देना है तो ये लिख सकते हैं, अदरवाइज टेस्ट के साथ साथ उस टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है वो अंदर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक किडनी फंक्शन टेस्ट। थोड़ा सा लंबा था जैसे मैंने बताया। ठीक है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, बाद बाकी कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे कॉल करें, और लाइव क्लास को ज्वाइन करना है तो माइंड नर्चर ऐप को डाउनलोड करें, और सबसे जरूरी बात पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट।